हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बार आप सभी का फिर से फार्माटॉक 360 के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लेके आ गए एक और नया कॉन्सेप्ट, एक और नया वीडियो। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था क्या होता है एब्जॉर्प्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज हम लेके आए हैं एडवर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो आपके माइंड में आ रहा होगा इट्स अ मूवमेंट। क्या होता है दोस्तों? इट्स अ मूवमेंट। मैं छोटा करके लिखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। मूवमेंट ऑफ अनचेंज, यूसी लिख देता हूँ मैं। अनचेंज फ्रॉम, सो अनचेंज फॉर्म ऑफ क्या? ड्रग। अब ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे इज रिप्रेजेंट एज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी हम बढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो वर्ड आप सुन रहे हो, इसका मतलब क्या आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ, यही है कि जो ड्रग आपने लिया था वही ड्रग फर्दर अब जाके क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस होता है ये मेनली होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है? सॉरी, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ दोस्तों, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल इसलिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो समझिए कि ये रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग होता है। ट्रांसफर, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग तो बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूइड। तो ये मोटा मोटा डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में आपको और भी बेटर वे में मैं सामने जाके बताऊंगा, बट ये आपको जस्ट जानना है, समझना है कि इट्स अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग। अब रिवर्सिबल क्यों बोल रहा है? कि ब्लड से एक्स्ट्रावस्कुलर में जा रहा है ना। तो ब्लड से अगर एक्स्ट्रावस्कुलर में जा रहा है तो एक्स्ट्रावस्कुलर से ब्लड में भी आ सकता है ना। इट्स अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। इफ यू टॉक अबाउट इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो इसके बारे में फर्दर हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन यही तो है हमारा टॉपिक आज का। लेकिन बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में, दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों, दोनों को हम एक साथ बोलते हैं एलिमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एलिमिनेशन। इसको फर्दर हम बायोफॉर्म में और एलाबोरेटिवली पढ़ेंगे, क्योंकि बायोफॉर्म जो सब्जेक्ट है वो मेनली बेस्ड है एडीएमई के ऊपर ही। ठीक है, तो ब्रह्मंकर जी ने पूरा एकदम एडीएमई को ही एक किताब में उन्होंने क्या किया है? रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन फर्दर, so elimination is consisting of two term. It's first of all it's metabolism and second is excretion। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये हम आज एलाबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। अब आपको एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि दोज प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तो दोस्तों, एक बार ड्रग अगर आपके मेटाबॉलिज्म के लिए चला गया ना, तो दोबारा ना वो ब्लड वेसल्स में नहीं आ सकता है ना। वो कैसे आएगा? ब्लड वेसल्स में नहीं आ सकता। तो इसलिए हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सक्रीशन की बात किया जाए, एक्सक्रीशन की बात किया जाए तो बॉडी से आपका ये तो एक्सक्रीट आउट हो ही जा रहा है, तो कैसे भाई ब्लड वेसल्स पे नहीं आ सकता दोबारा? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये सिंपल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं शुरुआती में आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। मेनली हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज। एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे। तो एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन जानेंगे, फिर जाके हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट मेनली इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर वी टॉक अबाउट दैट apparent volume of distribution. We have already covered this section in our previous video, but today is a little bit or elaborative manner I will discuss it. So pharmacology,
we talk about that evaluating the pharmacology of the drug, that's redistribution, क्या होता है फेनोमेना, ये भी हम आज अच्छे से जानेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। और दूसरी बात, प्रोटीन बाइंडिंग। यस दोस्तों, तो प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रोटीन बाइंडिंग दो तरह के होते हैं, एक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक होता है टिश्यू बाइंडिंग। तो दोनों चीज़ों को हम जानने वाले हैं। मैपिंग एनाटॉमिकल बाउंड्रीज, फर्दर वी टॉक अबाउट दोज आर एनाटॉमिकल बाउंड्रीज। So we are mainly discuss about this primary boundary, not all over the boundaries, क्योंकि हम ये सारा चीज़ बायोफॉर्म में और एलाबोरेटिव मैनर में हम जानने वाले हैं। तो हम इसको सीखेंगे, जानेंगे फार्माकोलॉजिकल वे से, यस और नॉट। सो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम बोलेंगे कौन से फेज इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। सो फेजेस के बारे में हम जानेंगे। हम फिर बताएंगे माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में, क्या होता है एंजाइम्स। एंड फर्दर वी टॉक अबाउट दैट सबसे ज़्यादा बॉडी में जो सारे एंजाइम का प्रेजेंस है, ठीक है, और जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं टू प्रेडिक्टिंग द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मैकेनिज्म, तो वो सारा चीज़ भी हम जानेंगे। एंजाइम इंडक्शन के बारे में जानेंगे, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में जानेंगे, और इसके चलते क्या क्या आउटकम आता है क्लिनिकली वो भी हम जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। आपको मैं एक बार बता दूं, एंजाइम इंडक्शन इनहिबिशन से जीपैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और एक बार आप अगर ये सेक्शन क्लियर करके जाओगे तो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होगा। तो फिर हम जानेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बता देंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का ही टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म का ही पोर्शन है, तो हम इसलिए इसको यहाँ पर रखा है। तो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट रिकैप अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने बताया कि इट्स अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग बिटवीन सिस्टमिक वस्कुलर कंपार्टमेंट, जो कि हम ब्लड की बात कर रहे थे, है ना, एंड एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ये डेफिनेशन हमने डायरेक्ट कहाँ से लिया है, केडीटी से लिया है। प्लीज़ फॉलो द स्टैंडर्ड बुक ऑलवेज, ठीक है। हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ साथ स्टैंडर्ड बुक आप देखते रहिए, और इस नोट को हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पे। सो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट अनलाइक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की बात किया जाए, इट्स अ मेनली यूनिडायरेक्शनल एंट्री, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए, इट्स रिप्रेजेंट द डायनामिक मल्टी डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इट्स मेनली, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है कि मल्टी डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो द मोमेंट फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ड्रॉप इन ब्लड, so tissues is twisted, drug diffuse back to the maintain the physiological equilibrium। तो ड्रग अगर बात किया जाए, जो ड्रग फ्री है वही कैपेबल है वो फर्दर जाके मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन के लिए या फिर एक्शन शो करने के लिए। अब कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं कि ड्रग मैं जैसे बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ये से रिवर्सिबल फेनोमेना, सो ये फर्दर क्या करता है, डिफ्यूज बैक भी करता है कुछ टिश्यू। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना हम जानेंगे ऑलरेडी, जो पिछले वीडियो में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में हम आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। फर्दर वी टॉक अबाउट दैट क्लिनिकल कंटेंट। सो क्लिनिकल कंटेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर रैपिडली परफ्यूज ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से इसको देखिए, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर, दोज आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द परफ्यूशन, ओके। सो फर्दर ये स्लो डाउन हो जाता है जो हमारे बाकी कंपार्टमेंट है। जो जब हम कंपार्टमेंट मॉडल को पढ़ेंगे ना, तो हमारे यहाँ पर दो तीन चीज़ें आ जाते हैं। एक तो सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात करता हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रैपिडली परफ्यूज ऑर्गन है, जो सारे ऑर्गन में ही हार्ट, किडनी और ब्रेन, लीवर की हम बात करते हैं। और अगर बात करें जो पेरीफेरल कंपार्टमेंट होते हैं कुछ, जी हाँ दोस्तों, कुछ कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि पेरीफेरल कंपार्टमेंट होते हैं। तो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में क्या होता है डिफरेंस है इसमें, सेंट्रल और पेरिफेरल में मेनली ये स्लोअर परफ्यूज मेनली जो कंपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल, स्किन हो गया, एडिपोस टिश्यू हो गया, सो रिक्वायर लॉन्गर इक्विलिब्रेशन टाइम, है ना। तो ये चीज़ आपको फर्दर कब जानने को मिलेगा, बायोफार्म में। जी हाँ दोस्तों, बायोफार्म में। तो उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, बायोफार्म भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्दर दैट इट्स द ड्राइविंग फोर्स। आप अगर ड्राइविंग फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में।
जी हाँ दोस्तों, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में? हम अगर बात कर रहा है रेट लिमिटिंग स्टेप की, तो सबसे पहला तो हमारा आ जाता है क्या? टिश्यू परमेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, क्या आ जाता है? टिश्यू परमेबिलिटी। सो कोई भी ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहली बात तो आ जाता है टिश्यू टिश्यू परमेबिलिटी के ऊपर, कि अगर ड्रग टिश्यू को भेद पा रहा है, मीन्स परमेबल है थ्रू द टिश्यू, तो वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो इसका मैनर अगर बात करूं मैं, लिपोसॉल्युबल ड्रग आर मेनली हाईली permeable towards the tissue. Those are, if you talk about the central nervous system or mainly other organ as compared to, so liposoluble drug या फिर वाटर soluble ड्रग की बात करें, ये लेस परमेबल होते हैं। सो यही चीज़ होता है जो ड्रग का मीन्स परमेबिलिटी डिसाइड करता है कि क्या होगा ड्रग का परमेबिलिटी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पार्टीशन कोफिशिएंट की हमने बात किया है। सो दूसरी चीज़ हम बात करें, दूसरी चीज़ की बात किया जाए जो जिसके ऊपर हमारा मेनली डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है, वो होता है ब्लड परफ्यूशन। जी हाँ, ब्लड परफ्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हाईली परफ्यूज ऑर्गन हमारे कौन से हो गए, है ना? तो जहाँ पर ब्लड परफ्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा, और जहाँ पर कम है तो दोस्तों वहाँ पर कम होगा। और यहाँ पर भी मीन्स जो सारे ड्रग मेनली लिपोसॉल्युबल, सो उसके लिए भी ये परफ्यूशन रेट भी और भी सूटेबल होता है, बढ़ जाता है ना, लिपोसॉल्युबल के लिए और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको माइंड में रख के चलना है। और further we talk about the factor driving distribution rate. As I told that physiochemical properties, under the physiochemical properties we will see that lipid and water partitions. Okay, partition coefficient की बात किया जाता है। और further we talk about that molecular mass, ड्रग का molecular mass वो भी एक definitive manner में होना चाहिए। Further we talk about ionization degree, pK and pH. Yes, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास एंड आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया। मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए, थोड़ा बहुत बहुत और इलेबोरेटिव वे में मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आसानी आपको हो जाएगा। और सो बेसिकली आप अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के ले लोगे तो स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है वैल्यू का, लेकिन बट वी टॉक अबाउट मेनली फॉलो द KDT, यू नो दैट। सो आई थिंक as per the KDT you should also go for the KDT. Know that less than 500 Dalton, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स दोज आर मेनली यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कहीं मॉलिकुलर मास कहीं मॉलिकुलर वेट में बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि लेस देन 500 डेल्टन जो कि है, इसको हम मानते हैं कि लो मॉलिकुलर मास ऑफ द ड्रग, ठीक है, लो मॉलिकुलर मास ऑफ द ड्रग। और इसमें क्या होता है, जनरली डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू कैपिलरी एंड वॉल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात किया जाए, जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है, जो भी कैपिलरी होता है, ठीक है, इसके माध्यम से जनरली ये इजीली परमेबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी जो साइज की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा साइज हो सकता है 500, 500, और 500 से लेके देखा जाए तो 1000 तक हो सकता है, ठीक है, 1000। तो यहाँ पर क्या होता है, मेनली ये हाई मॉलिकुलर मास ऑफ द ड्रग होता है, ठीक है। सो हाई मॉलिकुलर मास हो जाता है, तो तब जाके क्या होता है, सो ये जो है ना स्लोली डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज मोर स्लोली एंड टेंड टू रिमेन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे थे हम, वही बता रहे थे कि जो आपके सेल के बाहर के फ्लूइड होते हैं, सेल के बाहर के फ्लूइड होते हैं। मान लीजिए एक स्पेस हो गया आपके सेल के बीच में, बहुत सारा सेल है आपका, तो सेल के बीच का जो फ्लूइड रहता है यहाँ पर जाके ना ये रिमेन कर जाता है, रिटेन कर जाता है, और रिटेन हो जाने के बाद ये ना स्लोली स्लोली डिफ्यूज होता है, बट ये उतना सुइटेबल है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो दूसरी चीज़ मैंने बता दिया, अब बताऊंगा मैं तीसरा तीसरा जो मॉलिकुलर मास
जो आपको थोड़ा बहुत याद रखोगे तो आपका चल जाएगा। हालांकि ये दोनों में आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट वांट टू एलाबोरेट वन थिंग दैट ये हो गया आपका वेरी लार्ज मॉलिकुलर वेट वाले का हम बात करेंगे। ये कैटेगरी में आएगा आपका मोर देन 5000, कितना, मोर देन 5000, जी हाँ दोस्तों, और अधिकतर, उससे भी अधिकतर कितना, 10,000 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 10,000 डाल्टन की बात कर रहे हैं। तो सच लाइक पेप्टाइड का नाम सुना है आपने, है ना, पेप्टाइड। सो जो सारे पेप्टाइड्स होते हैं बायोकेमिस्ट्री में आपको एलाबोरेट करा जाएगा सारा चीज़। पेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हालांकि बायोकेमिस्ट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारा चीज़, है ना। प्रोटीन्स की बात करते हैं हम। सो ये जो है ना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस थोड़ी कर पाता है। इसका मॉलिकुलर साइज देखिए आप कितना बड़ा है ना। तो मॉलिकुलर मास इसका बहुत बड़ा है, तो इसके चलते ये आसानी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में आ नहीं सकता। तो ये such peptide and protein usually can't cross membranes and by passive diffusion and often retain confined to the vascular compartment, ठीक है, वही vascular compartment में ये क्या होता है, रिटेन हो जाता है ना। ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता इसका कभी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। So further we talk about that mainly that vascular perfusion and capillary fenestration opening, ये भी एक पैरामीटर हो गया आपका। और दूसरी बात अगर करें कि एफिनिटी की बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की तहत और टिश्यू रिसेप्टर की तरफ, तो ये सारा चीज़ हो गया। मीन्स वी नॉट टॉक अबाउट टिश्यू रिसेप्टर हियर, वी टॉक अबाउट ओनली टिश्यू प्रोटीन। ओके, लेट बी क्लियर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स गवर्निंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने पहले ही बताया था, रिलेटिविटी स्टेट क्या होना चाहिए। और उसके अलावा जो पहले पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, सो लिपोफिलिक कंपाउंड इज dissolved directly into the cell membrane crossing the endothelial boundaries। सो ये सारा चीज़ हम जान चुके हैं। पीएस पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें, ओनली नॉन आयनाइज्ड मॉलिकुलर स्पीसीज आर ट्रांसवर्स सेल बायोलॉजिस्ट। अब नॉन आयनाइज क्यों बोल रहे हैं, वही चीज़ हमने बताया था कि अगर नॉन आयनाइज है तो ये बॉडी में क्या होगा, बॉडी में एक्शन शो कर सकेगा, बॉडी में फर्दर अपना प्रोसेस दिखा पाएगा। अगर ये आयनाइज हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल रहा है दोस्तों, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो आयनाइज जो होता है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ionized form always excrete out from your body, so that's why only the non-ionized molecular species can the transverse cell bilayers। ओके, तो बाइलेयर क्रॉस यही कर पाएंगे जो कि नॉन आयनाइज हो गए। बाइंडिंग डायनामिक्स की बात किया जाए, इफ प्रोटीन बाइंडिंग in plasma exit tissue binding the drug stayed inside the vascular compartment, ठीक है। तो प्रोटीन बाइंडिंग एक बहुत बढ़िया फैक्ट रहता है दोस्तों। अगर प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का हो रहा है ना तो वो ड्रग फर्दर ना एज ए रिजर्वायर काम करता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। तो प्रोटीन बाइंडिंग हो जा रहा है तो ड्रग मेनली बाउंडेड फ्रॉम, मतलब ड्रग का कोई एक्शन रहता है ना, कुछ एक्शन ही नहीं रहेगा अगर बाइंड हो जा रहा है वो प्रोटीन से। ओनली द एक्शन विल शो द फ्री ड्रग। ओके, जो ड्रग फ्री है वही जाके फर्दर क्या करेगा, एक्शन शो करेगा, वरना उसका कोई फायदा है नहीं दोस्तों। वो एज ए रिजर्वायर पड़ा रहेगा बॉडी में जब तक वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता, जो कि फ्री ड्रग है, ठीक है, जो फ्री ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता तब तक ये एज ए रिजर्वायर काम करता है, ठीक है। फिर जाके ये एक्सक्रीट आउट होना, सॉरी, ये फर्दर जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू करता है। सो दैट्स इट। आप यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर रहा है या फिर टिश्यू टिश्यू से बाइंड कर रहा है। टिश्यू के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर जाके। और ये आपका हो गया परफ्यूशन लिमिट्स। ओके, स्प्लैनेटिक फ्लो की बात करते हैं हम। फर्दर वी go for next slide, you talk about that apparent volume of distribution. We talk this apparent volume of distribution, we already describe it in our previous video कि ये होता है hypothetical volume। क्या होता है दोस्तों, hypothetical होता है। ये टर्म तो जोड़ना ही है आपको, क्या होता है दोस्तों, इट्स अ hypothetical। ओके, तो हम अगर बात कर रहे हैं apparent volume of distribution की,
So it's a merely hypothetical thing. Again, I am saying that apparent volume distribution is a mathematical parameter that's a relate total amount of the drug present in our body and its measure concentration in the plasma. ठीक है, और बात किया जाए, दोबारा मैं बता दूं, इट्स अ हाइपोथेटिकल, apparent वर्ड जुड़ गया मतलब इट्स अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम. ओके, बिकॉज हाई वीडी does not represent as a real physiological volume, but rather tissue sequestration of the lipophilic concentration. So लिपोफिलिक कंपाउंड, ओके, जो लिपोफिलिक कंपाउंड है वो फर्दर जाके टिश्यू में क्या होगा, आपके पहुंचने लगेगा. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वीडी की. वीडी की अगर बात कर रहे हैं तो वीडी के लिए हमारा फॉर्मूला यही हो गया, अमाउंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी, जिसका यूनिट हो गया आपका mg में. और कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितना mg हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है, मीन्स सॉरी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो प्लाज्मा फ्लूइड में प्रेजेंट है. यू नो दैट mg पर एल मीन्स हर एक लीटर में कितना mg हमारा प्रेजेंट है. तो इस इमेज से आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मा का ओवरऑल वॉल्यूम क्या होता है. दोस्तों, प्लाज्मा का अगर ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें तो नॉर्मली 5 लीटर होता है, ये सम नॉट. तो दोस्तों 5 लीटर ब्लड में और प्लाज्मा में ये आपका ड्रग हो गया. ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया 5 mg पर लीटर. लेकिन यही ड्रग जब आपके फर्दर जाके मूव कर रहे हैं कहाँ, आपके बॉडी के पर्टिकुलर जो सारे ऑर्गन हैं, ऑर्गन की बात किया जाए, मैंने पहले भी बता रखा है कि जो सारे हाईली परफ्यूज ऑर्डर है, ऑर्डर की बात करें सबसे पहले आ जाता है आपका हार्ट, हार्ट के बाद आ जाता है आपका किडनी, किडनी के बाद आ जाता है आपका ब्रेन, ऐसे करके लीवर तक जाएगा, है ना. तो ये सारे जो सारे ऑर्गन हैं आपके, इस ऑर्गन में फिर जाके फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका बढ़ गया. हालांकि यहाँ पर टोटल बॉडी फ्लूइड दिया हुआ है कितना, 20 लीटर. तो टोटल बॉडी फ्लूइड में ये आपका जो ड्रग है ना, ये कितना आपका 1000 mg ये चला गया डिस्ट्रीब्यूशन इसका. तो ड्रग क्या हुआ, प्लाज्मा में घट गया, प्लाज्मा में घट के अदर्स ऑर्गन में आपके ड्रग क्या हुआ, चला गया. तो यही जो प्रोसेस है इसका मैं बता रहा हूँ कि एपरेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल है, इट्स अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, यस और नॉट. तो दोस्तों अगर हम फिर फर्दर बात करें कि फ्लूइड, अगर आपकी बॉडी वेट अगर हो रहा है कि 70 kg, ओवरऑल बॉडी वेट हम मानते हैं ना इंसान का 70 kg है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्लाज्मा, सारे फ्लूइड का मैं कंसंट्रेशन बता रहा हूँ. तो दोस्तों प्लाज्मा फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड इसका वॉल्यूम कितना रहता है, प्लाज्मा फ्लूइड का वॉल्यूम रहता है दोस्तों 6 लीटर. हाँ दोस्तों, फर्दर वी टॉक अबाउट दैट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल के बाहर, सेल के बाहर जो सारे फ्लूइड रहते हैं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, डायरेक्ट को पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा फ्लूइड का वॉल्यूम बताओ, वो पूछेंगे आपको एक्स्ट्रा सेलुलर का वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या बताओगे, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 12 लीटर. ओके दोस्तों, फर्दर वी टॉक अबाउट दैट इंट्रा सेलुलर मीन्स, यहाँ पर इंट्रा सेलुलर की बात हम कर रहे हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग द, excluding the blood cell. Okay, keep it in your mind that excluding the blood cell. तो आप सब लोग से मैं एक बात शेयर कर दूं कि अभी स्थिति में आपको ऐसे ही मैं पढ़ा पाऊंगा. फर्दर वी विल अरेंज अ बोर्ड, जैसे कि हम पहले करते थे उसी प्रोसेस में हम फिर लौटने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें 24 लीटर. ठीक है, अब टोटल, टोटल बॉडी वाटर की अगर बात करें, बॉडी में कितना रहता है टोटल बॉडी वाटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना. जितने सारे बॉडी है आपका एनवीएमएस, आपका नाइपर वगैरह या फिर आईआईटी बीएचयू वगैरह हो गया, तो यहाँ पर यही सारा चीज़ पूछा जाता है, टोटल बॉडी वाटर कितना हो गया, 42 लीटर. जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही आपको सारा चीज़ याद रखना है. मैं फर्दर
डिस्कशन करूंगा इसके बारे में बायोफार्मास्यूटिक्स में और भी एलाबोरेटिव मैनर में। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बीडी। तो ये जो टेबल है ये पिछले वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ मैं, इसी तरह का टेबल है ना। तो लो वीडी, मीडियम वीडी, हाई वीडी, वेरी हाई वीडी। सो लो वीडी की बात किया जाए वही 4 लीटर, सॉरी 3 से 5 लीटर आ जाएगा आपका जो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और फिर बताया जाए आपको मीडियम का 12 से लेकर 16 लीटर। और हाई वीडी इज मीन्स हो सकता है आपका अप्रोक्सीमेटली 42 लीटर, है ना, 42 लीटर। एंड फर्दर वी टॉक अबाउट दैट वेरी हाई वीडी, मोर देन 100 एंड क्या, मोर देन 100 से आपका आ जा रहा है 1000 लीटर तक, ठीक है। सो दोस्तों प्राइमरी कंपार्टमेंट लोकलाइजेशन की बात किया जाए तो ये लो वीडी जो लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो कहा रहा है मेनली प्लाज्मा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, कहा प्लाज्मा और आपके ब्लड स्ट्रीम में। और आपकी बात किया जाए कि मीडियम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मैंने बताया था कि प्लाज्मा होगा और इंटरस्टिशियल स्पेस जो रहता है नॉर्मली जो सेल के बीच का स्पेस रहता है आपका। हाई बीडी की बात किया जाए टोटल बॉडी वाटर में होगा, जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों को मिला के हम बनाते हैं, जो कि मैंने पहले बता रखा है आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों को मिला के हम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और फर्दर वी टॉक अबाउट दैट वेरी हाई बीडी, ये मेनली डीपर टिश्यू स्टोरेज पे जाता है, फिर जाके इंट्रासेलुलर सिक्वेस्टेशन होता है इसका। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कैटेगरी, ये किसको हम लो वीडी बोल रहे हैं, किसको हम हाई वीडी बोल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। अब कुछ बैरियर रहता है बॉडी में, है ना। तो मेनली लो बीडी वाले जो सारे ड्रग होते हैं जो लो बीडी शो करते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड टू क्रॉसिंग द कैपिलरी एंड एंडोथेलियल, ठीक है, हाईली बाउंड। जहाँ पर हाईली बाउंडेशन आपको दिखाई देगा वो क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा, वो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल वगैरह ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे कि वारफेरिन की बात किया जाए, हेपरिन की बात किया जाए, डेक्स्ट्रैन की बात किया जाए, एग्जाम्पल्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको ये सारा चीज़ याद रखना ही है। फिर फर्दर वी टॉक अबाउट दैट मीडियम वॉल्यूम में एनाटॉमिकल बैरियल के केस में अगर बात किया जाए क्रॉस कैपिलरी वल्स बट डज नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, ओके। कैपिलरी का वल जो है ना ये क्रॉस कर लेता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जेंटामाइसिन की बात किया जाए, मैनिटॉल की बात किया जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात किया जाए। And further we talk about that high BD, those are mainly showing those are drug like ethanol, alcohol, phenytoin, ये पहले पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। और ये जो मेनली ड्रग होता है इसका मेनली क्या होता है, एनाटॉमिकल बैरियर की बात किया जाए यहाँ पर पेनिट्रेट कैपिलरी वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इजीली, तो यहाँ पर दोनों की पेनिट्रेशन हमको दिखाई देता है ना। तो फर्दर वी टॉक अबाउट वेरी हाई बीडी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्यूमुलेट इन पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है। लो ब्लड कंसंट्रेशन, जहाँ पर ब्लड कंसंट्रेशन बहुत कम होता है लेकिन वहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट होने का कैपेबिलिटी रखता है। और इसी के चलते ये सारे जो है ना क्या करता है, टॉक्सिसिटी शो करता है। क्या करता है दोस्तों, टॉक्सिसिटी शो करता है ना। तो डिगॉक्सिन, क्लोरोक्विन, इमिप्रामिन, सो लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रग। तो इसके बारे में और ज़्यादा डीपली चर्चा करेंगे हम बायोफार्म में, अगेन आई एम सेड दैट। तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में देखा जाए तो क्या बताया गया है, ए 70 kg पेशेंट इज इंजेक्टेड विथ 500 mg of the cardiotonic drug after distribution equilibrium is reached and the major plasma concentration of the drug is कितना, 1 mg पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वही है आपका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आपने देख लिया यहाँ पर, टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो बीडी हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बीडी में हमको दिया गया है, डोज दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों डोज कितना हो गया हमारा, डोज हमारा हो गया 500 mg, ठीक है। कार्डियोटोनिक का कितना हो गया 500 mg। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन से हम डिवाइड करेंगे, है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या निकल आया हमारा, mg कट हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या हो गया, 500 लीटर आ गया हमारा कुल मिला के। अब रिलेट टू द बॉडी वेट, बॉडी वेट के साथ हम रिलेट करेंगे। एज आई टोल्ड यू दैट 70 kg इज द मेनली द प्राइमरी बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन बींग। सो उसी के हिसाब से हम चलेंगे कि वीडी, अब देख सकते हो इसको हम डिवाइड कर दिए क्या
500 लीटर से हमने क्या 70 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये हमारा निकल के आया एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इससे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जितना भी स्टार में लगा लूँ वो उतना कम है, ठीक है। तो इसको कम्प्लीटली सही से आपको बार बार करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा मेरी बातों का, ठीक है। फर्दर वी टॉक अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना। जी हाँ दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग गिवन इंटरवेनसली, कहा लिपिड सॉल्युबल जो सारे ड्रग होते हैं इंटरवेनसली दिया जाता है, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली टू हाईली परफ्यूज ऑर्गन, ठीक है, हार्ट और ब्रेन पे ये परफ्यूज हो जाता है। अब लेटर एज द ड्रग रीचेस टू लेस परफ्यूज बट लार्जर टिश्यू मासेस मसल्स फैट, ठीक है, बाद में जाके क्या हो जाता है, ड्रग जो है ना लेस परफ्यूज टिश्यू बट लार्जर टिश्यू मासेस, जहाँ पर बात किया जाए मसल्स की, फैट की, ठीक है, तो फैटी टिश्यू में आपका बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो ब्लड लेवल ड्रॉप्स एंड पुलिंग द ड्रग आउट, ठीक है, बाहर चला जाता है ड्रग ऑफ द ब्रेन के बाहर चला जाता है ड्रग, एंड दिस टर्मिनेट्स द ड्रग इफेक्ट विदाउट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो यही होता है, फर्दर जाके क्या हो जाता है आपका, टर्मिनेट्स द ड्रग इफेक्ट, मीन्स ड्रग का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, तो विदाउट मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जांपल दैट थायोपेंटन सोडियम, है ना, थायोपेंटन सोडियम की बात किया जाए, जो कि आईवी दिया जाता है, आईवी दिया जाता है, एंड दैट्स प्रोड्यूस द एनास्थेसिया 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में दिखाता है अपना एक्शन, एंड द पेशेंट वेक अप विद इन 10 or 15 minutes because of the redistribution phenomena brain skeletal muscles and fat reservoir, ठीक है। वही सारा चीज़ है, वही सारा चीज़ मैंने यहाँ पर एलाबोरेट किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि आईवी डोज दिया गया है ना, आईवी डोज दिया गया, ये फर्दर जाकर क्या होना, फर्स्ट इक्विलिब्रेशन आपका ब्रेन में जाके शो हुआ, एंड फर्दर जाके ये शिफ्टिंग टूवर्ड्स योर रिजर्वायर, रिजर्वायर का हुआ, ये एनास्थेसिया है, कीप इट इन माइंड, ये एनास्थेसिया है। सो एनास्थेसिया सेंट्रली वर्क कर रहा है, ठीक है, आईवी के थ्रू ब्रेन में जाके वर्क कर रहा था, और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ, मसल्स पे हो गया, मसल से जाके एडिपोस टिश्यू में हो गया। तो यही है फेनोमेना, इसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक जगह से एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये, और कैसे हो रहा है आप देख सकते हो, हाईली परफ्यूज जो ऑर्गन है आपका ब्रेन, है ना, हाईली परफ्यूज ऑर्गन है, वही हाईली परफ्यूज ऑर्गन से ये फर्दर जाके ना प्राइमरी कंपार्टमेंट में जा रहा है, आपका मसल्स में जा रहा है, और फर्दर जाके एडिपोस टिश्यू में जा रहा है। तो यही चीज़ को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट, टिश्यू स्टोरेज एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात किया जाए तो क्या है ये, मेनली मेनी ड्रग आर एक्टिवली और पैसिवली सिक्वेस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्गन, कुछ कुछ ऑर्गन में ये चला जाता है, टिश्यूज और सेलुलर कंपार्टमेंट। ओके, दिस कैन क्रिएट ए रिजर्वायर इफेक्ट, जो रिजर्वायर इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, स्लोली रिलीजिंग द ड्रग एंड बैक टू इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओवर द टाइम, वही बैक फ्लो होता है ड्रग का, है ना। तो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट व्हाइल दिस sequestration can prolong the drug therapeutic effect, it can also lead to localized toxicity। इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, टॉक्सिसिटी क्रिएट होता है इन ऑर्गन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो जो ऑर्गन में पर्टिकुलरली जो ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वहाँ पर जाके लोकलाइज टॉक्सिसिटी हमको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है आपका टिश्यू टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो एमिनोग्लाइकोसाइड का नाम आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, जो कि concentrate selectively in renal cortex and the inner ear endolymph। ओके दोस्तों, तो कहाँ कहाँ यहाँ पर मेनली कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका, रेनल कॉर्टेक्स पे और ईआर का एंडोलिम्फ पे, ठीक है, एक्सप्लेनिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी। और इसी के कारण जो है नॉर्मली नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपको दिखाई देगा, आपको ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स ईयर का, मीन्स कान का, है ना, कान का टॉक्सिसिटी आपको दिखाई देगा। और नेफ्रॉन की बात किया जा रहा है ना, रेनल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। सो दोज आर टर्मिनोलॉजी इज वेरी इजी, यू नो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केलेटल कार्डियक मसल से हेपेटिक टिश्यू है, रेनल टिश्यू है, बोन डेंटल है, तो यहाँ पर तरह तरह के टिश्यू दिखाई देगा आपको, और टिश्यू में जाके ड्रग क्या हो जाता है ना, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके चक्कर में क्या हो जाता है, लोकलाइज टॉक्सिसिटी आपको दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल है कुछ कुछ ड्रग के जो कि मेनली टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। स्केलेटल एंड कार्डियक में आपका करेगा डिगॉक्सिन, जो कि बाइंड करता है मेनली
पोटेशियम एटीपेज पे, ठीक है। और फर्दर आप बात करें कि हेपाटिक टिश्यू की बात किया जाए, क्लोरोक्विल कंसंट्रेट करता है यहाँ पर हेपाटिक टिश्यू में। और फर्दर वी टॉक अबाउट रेटिनल में क्लोरोक्विन वर्सेस मेनोलिन दोनों का ही दिखाया जाता है, मेनोलिन भी एक्यूमुलेट कर जाता है यहाँ पर। फर्दर वी टॉक अबाउट दैट बोन एंड डेंटल। बोन में आप बखूबी जानते होंगे कि टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ये मेनली क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है कैल्शियम से, तो जिसके चलते चिलेट फॉर्म होता है। तो ऐसे ही मेनली ये बोन एंड डेंटल दोनों जगह पे ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी सेट करता है। सो एडिपोज टिश्यू की बात किया जाए, जो कि हाईली लिपोफिलिक एजेंट होते हैं, जो कि आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा आपको दिखाई दे होगा कौन सा मेनली हाईली लिपोफिलिक एजेंट है। थायोपेंटल की बात किया जाए, थायोपेंटल में ये फिनोमेना नहीं होगा क्योंकि वो तो एक्शन खत्म हो जा रहा था उसका। आपको अब दोबारा मैं बता दूं, एक्शन यहाँ पर क्या हो जा रहा था, दिस टर्मिनेट्स द ड्रग इफेक्ट विदाउट मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। इसके चक्कर में क्या हो जा रहा था, एक्शन खत्म हो जा रहा था इसका। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स है, हमारे एजेंट्स है, वो सारे एडिपोज टिश्यू में जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। फर्दर वी टॉक अबाउट द ड्रग कंसंट्रेटेड इन टिश्यू। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लाया है, तो आप देख सकते हो कि कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर है। आप इजीली आप देख सकते हो। बायोलॉजिकल टिश्यूज की बात किया जाए, स्केलेटल हार्ट, जो भी मसल्स की आप बात कर रहे हो, तो प्राइमरी बाइंडिंग कंपार्टमेंट हो गया आपका ये, क्या डिगॉक्सिन बाइंड कर रहा है कहाँ पर, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम पे बाइंड कर रहा है। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, डोजिंग सर्कुलेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लीन बॉडी मास एंड नॉट टोटल बॉडी वेट, ठीक है। ये नॉर्मली क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल आउटकम हम बता रहे हैं आपको। फर्दर वी टॉक अबाउट द लिपिड लीवर हेपेटोसाइट्स, जो लीवर के सेल है वहाँ पर ये दिखाई देता है क्लोरोक्विन के साथ, ठीक है। तो क्लोरोक्विन मेनली न्यूक्लियर प्रोटीन एंड ऑर्गेनल प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पर बाइंड हो जाता है। तो बाइंड होने के बाद एक्सट्रीम हाईली कंसंट्रेशन इन लीवर एंड यूजफुल इन एम्बिक लीवर एब्सेस, ओके, जहाँ पर लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। आप इतना समझ लीजिए, ये क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है जो फर्दर जाके हम और डिस्क्राइब करेंगे जब क्लोरोक्विन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सो नॉर्मली रेटिनल टिश्यू की बात कर रहे हैं। रेटिनल टिश्यू आई में एक्यूमुलेट होता है, क्लोरोक्विल हाईली एक्यूमुलेट होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विल एक्यूमुलेट होता है ना। हम पढ़ेंगे क्लोरोक्विल को, टेंशन मत लीजिए आप, मलेरिया में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रूटीन आइज टू प्रिवेंट्स इरिवर्सिबल रेटिनल डैमेज। तो ये कहाँ पर जाके बाइंड होता है, आप देख सकते हो, मेलानिन पिगमेंट स्ट्रक्चर्स, ओके। क्लोरोक्विन कहाँ जाके बाइंड होता है। तो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट बोन एंड टिथ। सरकू सॉरी कैल्शियम की बात किया जाए, कैल्शियम के साथ वही चिलेट फॉर्म करेगा, टेट्रासाइक्लिन है ना। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट वोमेन में, चिल्ड्रेन अंडर 10, मेनली 10 सॉरी 8 ईयर, अप टू 10 ईयर इज बेटर आई थिंक। सो up to 10 year it will be like up to or equal to 10 year, okay दोस्तों। so can stain the development the teeth, okay। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे मैंने बताया, और चिल्ड्रन में भी ये जो है ना दिया नहीं जाता, प्रेफर नहीं किया जाता। थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड में नॉर्मली आयोडीन आयोडीन रहता है, एमिड्रोन रहता है, एमिड्रोन एक ड्रग है। आयोडीन का अब बात करा जाए तो ये सारा चीज़ जो है ना थायरोग्लोबिन प्रोटीन पे जाके बाइंड करता है, कैन कॉजेज ड्रग इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म एंड, जो कि हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म भी कॉज कर सकता है। तो नॉर्मली आपको क्या माइंड में यहाँ पर ज़्यादा करके रखना है, जो कि जीपैड एग्ज़ाम में पहले पूछा गया है दोस्तों, क्लोरोक्विल का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था। तो क्लोरोक्विल कंसंट्रेशन इन द लिवर सेल इज 1000 टाइम हायर देन प्लाज्मा, ठीक है। लिवर में सबसे ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा की बात किया जाए। इस रिक्वायर हाई लोडिंग डोज व्हेन ट्रीटिंग मलेरिया। तो मलेरिया के टाइम इसको हम देखा जाए तो लोडिंग डोज हम ज़्यादा देते हैं इन केस ऑफ क्लोरोक्विन। So now we talk about that biological barrier, that's blood-brain barrier. So it's the anatomical architecture. We talk about the blood-brain barrier. It's a highly selective physiological barrier, protein brain tissues, and it's circulating toxin and pathogens also. Okay. सो नाउ वी टॉक अबाउट, ये बैरियर कहलाता है। बैरियर मतलब हो जाता है, ये एक तरह का डिफेंडर होता है कि कोई भी चीज़ थोड़ी आ जाएगा आपके ब्रेन में, ऐसे यूं ही थोड़ी आ जाएगा आपके ब्रेन में, है ना। तो इसलिए ये आपका बीबीबी क्या करता है, एज ए बैरियर काम करता है। तो नॉर्मल कैपिलरी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन बीबीबी। बीबीबी की बात किया जाए, देखो कॉन्टिन्यूस टाइट जंक्शन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गैप है ना। यहाँ पर टाइट जंक्शन है, यहाँ पर गैप है।
तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो मेनली ब्लड ब्रेन बैरियर स्पेशलाइज क्यों है? स्पेशलाइज इसके लिए यहाँ पर हमको दिखाई देता है, यहाँ पर हमको दिखाई देता है पेरिसाइट, क्या पेरिसाइट, एस्ट्रोसाइट, पेरिसाइट, एस्ट्रोसाइट एंड कैपिलरी एंडोथेलियम, क्या कैपिलरी एंडोथेलियम। सो यहाँ से अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, तो हर एक चीज़ को हम जानेंगे, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर में अगर देखा जाए तो वाटर सॉल्युबल ड्रग ना परमेबल हो नहीं पाते, है ना, वाटर सॉल्युबल कांट परमेबल फॉर दिस। तो मेनली ये लिपिड सॉल्युबल को क्या करता है, परमेबल करता है, परमिशन देता है कि भाई आ जाओ, है ना, है ना। तो यही है सीन इसका। दूसरी बात यहाँ पर हम करें कि ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियल यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हाईली टाइटली जंक्शन रहता है, जो कि हम बात कर रहे हैं ऑक्लूडिंग जोन्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, एंड विदाउट paracellular fenestration, okay। Further we talk about that astrocytic food processes। तो astrocytic web around means ये जो है ना astrocyte से घिरा रहता है एकदम पूरा around brain capillaries and providing extra physical layer protection, okay। efflux transporter, so there are transporters like apical P glycoprotein actively pump the polar drug molecule back into the bloodstream, ठीक है। तो यहाँ पर पंप रहता है, क्या रहता है, पंप रहता है। पंप का नाम क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर पंप का नाम है आपका, पंप का आपका नाम हो गया पी ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। कौन सा प्रोटीन रहता है दोस्तों, पी ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। पीजीपी लिख देता हूँ जो कि शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो पीजीपी जो रहता है ना, ये क्या करता है, अगर वाटर सोल्यूबल भाई आ गया इधर, वाटर सोल्यूबल है, तो ये क्या करेगा, ये भाई लात मार देगा, एकदम बैक कर देगा, तुम जाओ भाई, तुम्हारा तो इधर कोई काम ही नहीं है, नाता ही नहीं है तुम्हारा, तुम ब्लड स्ट्रीम में जाओ, है ना। तो ये रहता है नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर का नॉर्मल फंक्शन। सो मेनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर का, वही हाईली लिपोफिलिक, नॉन आयनाइज, ये टर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन आयनाइज ड्रग है वही जाके फर्दर एक्शन शो करता है, बार बार मैं यही चीज़ दोहरा रहा हूँ आपके सामने, ही कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एक्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हाइड्रोफिलिक एंड पोलर मॉलिक्यूल कांट डू दिस, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो डाइफेनहाइड्रामाइन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, जो कि हाई लिपोसॉल्युबल है और जो कि क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, इजीली बाइंड टू द H1 रिसेप्टर, दोज आर मेनली प्रेजेंट इनटू आवर ब्रेन, ठीक है। और इसके चक्कर में क्या हो जाता है, हमको सिडेशन होता है ना, नींद आता है। तो फर्दर वी टॉक अबाउट सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक की बात किया जाए, लोराटिडिन। लोराटिडिन जो होता है ना, ये पोरली लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों पोरली लिपिड सॉल्युबल होता है, तो मैंने वही बताया, पी ग्लाइकोप्रोटीन इसको क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई तू ब्लड वेसल्स में ही रहे, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ही रहे, है ना, ब्लड स्ट्रीम में ही रहे, तू अंदर आने की कोशिश मत कर। सो दे आर एक्टिवली पम्प्ड आउट ऑफ द ब्रेन टिश्यूज एंड पेनिट्रेटिंग सिडेशन, प्रिवेंटिंग द सिडेशन, सॉरी। सो क्या करता है, सिडेशन नहीं होता है यहाँ पर। तो मेनिंजाइसिस कैपिलरी डायलेशन की बात किया जाए इन हेल्दी इंडिविजुअल, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, थोड़ा बहुत जान लीजिए इसको। So in healthy individuals, that BBB block polar antibiotics, like polar antibiotic जैसे हो गया आपका पेनिसिलिन जी फ्रॉम एंटरिंग ब्लड वेसल, सो ड्यूरिंग द एक्टिव मेनिंजाइटिस, ठीक है। So inflammation relaxes endothelial tight junction and the slow P glycoprotein efflux pump, allowing the penicillin G and penetrate the brain tissue and treat the infection। तो क्या होता है, आप जब देखते हो कि मेनिंजाइटिस कैपिलरी डायलेशन जब होता है, इस सिचुएशन में ये परमिशन दे देता है कि भाई पी ग्लाइकोप्रोटीन तू थोड़ा शांत रहे, ठीक है। इस टाइम क्या हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है काम, पी ग्लाइकोप्रोटीन तू थोड़ा शांत रहे, हमारे पास कौन आ रहा है, हमारे पास मेहमान आ रहा है, कौन है मेहमान, पेनिसिलिन जी, जो कि पेनिट्रेट कर जाता है ब्रेन टिश्यू को फर्दर जाके, और पेनिट्रेट करने के बाद क्या करता है, ट्रीट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है। तो बात करेंगे प्लासेंटियल बैरियर के बारे में। तो देयर आर मेनी बैरियर्स वी टॉक अबाउट डिस्क्राइब अबाउट हियर, बट आई जस्ट हैव एज आई टोल्ड प्रीवियसली कि हम सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे और भी डेप्थ में बायोफार्म में।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे देंगे। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द ग्लिम्स ऑफ द बैरियर्स, यू नो दैट हियर। सो यू कैन सी दैट प्लासेंटल बैरियर, ये भी एक स्पेशलाइज बैरियर होता है। देखा जाए तो इसके और ब्रैडबैंड बैरियर में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको दिखने को मिलेगा। दैट्स प्लासेंटल बैरियर सेपरेट्स मैटरनल एंड फेटल ब्लड वेसल्स बट इट इज सिग्निफिकेंटली मोर परमेबल, ठीक है, देन ब्लड वेसल बैरियर। सो हियर इज द डिफरेंस, यू कैन सी दैट बट it is significantly more permeable than the blood brain barrier। सो यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन दिखाई देगा आपको, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल जो रहेगा, अनायनाइज ड्रग जो रहेगा वो इजीली क्रॉस कर जाएगा दोस्तों। मॉलिकुलर वेट की बात किया जाए, लेस देन 5000, सॉरी लेस देन 500 इज इजीली क्रॉस, ओके, अंडर द 500 is easily cross, and if you talk about over 1000 it will not cross, like heparin, it's blocked, okay। we talk about p glycoprotein। so p glycoprotein यहाँ पर भी रहता है दोस्तों, in the syncytiotropoblast layer pump some substrate drug block back into the maternal blood, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द फेटल। तो फेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है ये जो लेयर रहता है सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट जो लेयर रहता है, पंप्स सम सबस्ट्रेट ड्रग्स बैक इनटू द मैटरनल ब्लड, ठीक है। तो यही रहता है मेनली प्लेसेंटल बैरियर का। और प्लेसेंटल बैरियर की अगर बात करूँ, एक पॉइंट आप और ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमको दिखाई देता है कैरियर मेडिटेड सिस्टम, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन दिखाई देता है दोस्तों, जी हाँ। और ये चीज़ ना पूछा भी गया था, ये चीज़ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार पूछ भी देते हैं ये, ठीक है। तो कैरियर मेडिटेड सिस्टम रहता है। और ये क्यों रहता है कैरियर मेडिटेड सिस्टम, इसलिए रहता है कि भाई प्लासेंटा है, प्लासेंटा के अंदर जो है आपका, जो हम बोलते हैं कि फिटल जो है, फिटल, तो फिटल के लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है दोस्तों, है ना। तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कैसे करेंगे हम, यही कैरियर मेडिटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम न्यूट्रिएंट देंगे, और जिसके माध्यम से फिटल फिर जाके ग्रो करेगा। तो यहाँ पर आप छोटा मोटा आप जो डायग्राम बना हुआ है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम, कि मैटरनल ब्लड, ये है मैटरनल ब्लड, है ना, और ये हो गया आपका प्लेसेंटल बल्ब, है ना। और यहाँ पर फ्लीटल ब्लड का देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है टेराटोजेनिक रिक्स। तो टेराटोजेनिसिटी इज अ फेनोमेना व्हेन अ ड्रग मेनली क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, ठीक है, प्लासेंटल बैरियर एंड मेनली आफ्टर, sorry, placental barrier. So mainly after crossing the placental barrier it will mainly directly hamper the fetal, ठीक है, फीटल को डायरेक्ट क्या करता है, हैम्पर करता है और टेराटोजेनिसिटी शो करता है। तो इसी फेनोमेना को हम और भी आगे जाके पढ़ेंगे कि टेराटोजेनिसिटी क्या होता है। कुछ कुछ ड्रग आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जो कि टेराटोजेनिक है हाईली, ठीक है। So दोस्तों, further we talk about the next that plasma protein binding। We first of all we just have to know that what is protein binding। तो ड्रग जो है, ड्रग जो है प्रोटीन पे बाइंड करता है एट फर्स्ट ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड, यू नो दैट। तो प्रोटीन पे बाइंड करता है। प्रोटीन भी हमारे दो तरह के होते हैं दोस्तों, दो तरह के, एक तो हो गया आपका प्लाज्मा प्रोटीन, और दोस्तों दूसरा आपका हो गया टिश्यू प्रोटीन। तो दोस्तों जो प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड करता है ना, वो ड्रग तो काम करने के लिए कैपेबल होता है फिर भी, क्योंकि वो रिजर्वायर काम करता है ना, एज ए रिजर्वायर सर्व करता है बॉडी को, है ना। तो एज ए रिजर्वायर वो स्टोर रहता है, स्टोर रहने के बाद जब ज़रूरत होता है तब वो निकल जाता है। बट जो टिश्यू बाइंडेड होता है ड्रग, जो सारे टिश्यू बाइंडेड होता है, दोज आर नॉट कैपेबल टू सर्व एज अ बॉडी, एज अ रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर के हिसाब से वो ना सर्व नहीं कर पाता बॉडी को। और फर्दर जाके क्या होता है, जो सारे ड्रग टिश्यू में एकोमुलेट होता है, मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिया था, वो सारे ड्रग ना फिर जाके टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है। क्या करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। उस ड्रग का तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मान लीजिए आप, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा वो, ठीक है।
तो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की यहाँ पर। तो प्लाज्मा प्रोटीन में आपको दिखाई देगा, ये एल्बुमिन की बात कर रहे हैं। एल्बुमिन में कौन सा ड्रग बाइंड होगा दोस्तों? एसिडिक ड्रग, है ना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। तो एसिडिक ड्रग की बात कर रहे हैं। और जो फ्री ड्रग है वो तो भाई एक्टिव है, एक्टिव फ्री ड्रग बता रहे हैं, है ना। तो एक्टिव है, वो आराम से जाके ना अपना काम करेगा। अब ये कैपिलरी एंडोथेलियल वॉल है, उसको परमिट कर देगा, परमिट करके इसका जो टारगेट रिसेप्टर है, रिसेप्टर में जाके ये चेंजेस करेगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद फर्दर जाके ये क्या करेगा, अपना जो भी पाथवे है वो पाथवे फॉलो कराएगा, है ना। पाथवे के माध्यम से फिर जाके क्या होगा, पाथवे के माध्यम से मॉलिक्यूलर लेवल में बात किया जाए तो क्या होगा, हमारा जीन का एक्सप्रेशन होगा, है ना। जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो जीन का अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वहाँ पर इधर जीन एक्टिवेट हो रहा है, इधर जीन क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो जा रहा है या फिर इनिबिट हो रहा है। तो उसके चक्कर में हमको क्या मिलेगा, हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऐसे ही तो होता है ना दोस्तों। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट फ्री ड्रग आर ओनली कैपेबल टू शो द biological function rather than bounded drug. If you talk about in concern of plasma bounded drug, those are mainly serve as reservoir to your body, and those are mainly drug are bounded to a tissue. So those are not capable to further serve as reservoir. Those are mainly showing the toxicity in this particular tissue. Those are mainly binded to the particular tissue, है ना। वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी शो कर देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो डायनामिक बाइंडिंग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अगर वंस ए ड्रग एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट एग्जिस्ट द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है बिटवीन टू फॉर्म। आपको दिखाई दे रहा होगा बाउंडेड ड्रग, है ना। बाउंडेड ड्रग डीपी के बाद हम बात करें डीपी। सो ये जो है ना, ये प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शन नहीं, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल दिखाई दे रहा है ना। तो फ्री ड्रग है और प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है, प्रोटीन और फ्री ड्रग, और ये बाउंडेड ड्रग है। तो प्रोटीन, फ्री ड्रग, ये बाउंडेड ड्रग है। तो ये इक्विलिब्रियम मेनली फॉर्म होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम बात बता रहे थे यहाँ पर। जो आप दिखाई दे रहा है फ्री ड्रग जो है वो एक्शन शो कर देता है, और जो ड्रग आपका प्रोटीन में बाइंड हो गया वो ड्रग क्या करेगा, एज ए रिजर्वायर सर्व करेगा आपको। तो ओनली बाउंड फ्री फ्रैक्शन इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, यही चीज़ लिखा हुआ है, एबल टू द क्रॉस मेम्ब्रेन एंड मेटाबोलाइज एक्सक्रीट आउट। तो अब फर्दर जाके जीन का एक्सप्रेशन करा दिया, जो भी करा दिया बायोलॉजिकल फंक्शन अपना दिखाने के बाद, कुछ ड्रग मेनली क्या होता है, फ्री ड्रग, कुछ ड्रग आपके टारगेट पे जाएंगे, कुछ ड्रग आपके क्या होगा, अदर्स ऑर्गन पे जाएंगे। अब अदर्स ऑर्गन पे जब जाएंगे, अदर्स ऑर्गन की बात किया जाए तो अदर्स ऑर्गन में आपका आ जाएगा लीवर आ जाएगा, अदर्स ऑर्गन में आपका आ जाएगा हार्ट आ जाएगा, अदर्स ऑर्गन में आपका कुछ और ऑर्गन आ जाएगा जो कि रेदर देन द टारगेट ऑर्गन होगा, ठीक है, रेदर देन द टारगेट ऑर्गन होगा, और रेदर देन द टारगेट साइट होगा, ठीक है। टारगेट टीओ लिख देता हूँ मैं आपके समझने के लिए। तो वहाँ पर जाके क्या होगा, अगर लीवर में जा रहा है, लीवर में जाके वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, वही चीज़ लिखा है, मेटाबॉलिज्म, एंड बी मेटाबोलाइज टू एक्सक्रीटेड। फर्दर जाके वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। अब बाउंडेड ड्रग रिजर्वायर, वही रिजर्वायर की बात कर रहे हैं हम। बाउंडेड ड्रग एक्ट एज इंटरनल रिजर्वायर, इंटरनल रिजर्वायर स्लोली रिलीजिंग फ्री ड्रग एंड बाउंडेड फ्रैक्शन एंड क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दिस एक्सटेंडेड द बॉडी ड्रग्स हाफ लाइफ, ठीक है। ये क्या करता है, ड्रग का जो हाफ लाइफ है वो बढ़ा देता है। एज आई टोल्ड यू दैट हाफ लाइफ क्या होता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो हाफ लाइफ को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। सो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन में आपको दिखाई देगा, कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे हम, और जो एल्बुमिन है, ठीक है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन की बात कर रहे हैं, और एक और प्रोटीन जो कि मेन, यही दो प्रोटीन को आपको याद रखना है फार्माकोलॉजी में। और रेदर देन दोस प्रोटीन also we have multiple proteins. If you talk about there are lots of drug are mainly binding towards lots of protein. If you talk about further, मैं बताना चाहूँगा, आपके पास होगा लिपोप्रोटीन होगा, आपके पास क्या होगा, लिपोप्रोटीन होगा, है ना। आपके पास और क्या हो सकता है दोस्तों, आपके पास हो सकता है अल्फा ग्लोबुलिन हो सकता है। हालांकि ये सारा चीज़ हम बायोफॉर्म में और भी डेप्थली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके लिए जस्ट ईजियर वे में बता दे रहा हूँ कि आपको ना लगे कि यही सारा प्रोटीन है और कोई प्रोटीन है ही नहीं। जी हाँ, और भी प्रोटीन है। तो एक अल्फा ग्लोबुलिन को हम और भी नाम से जानते हैं, पता है, हम इसको बोलते हैं सेरुलोप्लाज्मिक। क्या बोलते हैं, सेरुलोप्लाज्मिन।
सो गाइस अल्फा ग्लोबुलिन के भी फर्दर टाइप की अगर बात करें, ये था अल्फा ग्लोबुलिन 2, ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन बोलते हैं हम। और अल्फा ग्लोबुलिन 1 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फा 1 लिख देता हूँ मैं। अल्फा ग्लोबुलिन 1 को हम बोलते हैं ट्रांसकॉर्टिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसकॉर्टिन। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करते जाना है, मीन्स समझने के लिहाजे से मैं बता रहा हूँ, सारा चीज़ ऐसे ही आपको समझना है। और दूसरी दूसरी और भी है, मैं बताना चाहूँ कि और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो बीटा ग्लोबुलिन भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और बीटा में भी टाइप दिखाई देगा आपको, बीटा 1, बीटा 2, तो ऐसे करके ग्लोबुलिन आपको दिखाई देगा, बीटा 2, बीटा 1। और फर्दर वी टॉक अबाउट देयर इज अ गामा ग्लोबुलिन ऑल्सो। तो ये सारे जो प्रोटीन हैं, ये प्रोटीन में ये स्पेशलिटी रहता है कि इसमें ड्रग जाके बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों प्राइमरीली मैंने जो बताया था एसिडिक ड्रग के लिए नॉर्मली एच एस ए मीन्स ह्यूमन सीरम एल्बुमिन एल्बुमिन रहता है। और फर्दर वी टॉक अबाउट दैट अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की बात किया जाए, यहाँ पर जाके ना बेसिक ड्रग बाइंड होता है। ये लिखा हुआ है दोस्तों, बेसिक ड्रग, एसिडिक ड्रग। तो प्राइमरी बाइंडिंग एफिनिटी की बात किया जाए, वही एसिडिक एंड बेसिक ड्रग की बात करें। बाइंडिंग साइट की बात किया जाए, यहाँ पर दो बाइंडिंग साइट हमको दिखाई देता है, वारफेरिन साइट एंड तो आपका डायज़ेपाम साइट। एंड यहाँ पर बाइंडिंग साइट सिंगल बाइंडिंग साइट रहता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल बाइंडिंग साइट रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी मैं बता दूँ, इसके अलावा भी और दो बाइंडिंग साइट आपको दिखाई देगा। एक होता है डिगॉक्सिन, सॉरी डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, इट विल बी डिजिटॉक्सिन, digitoxin binding site. And further we talk about tamoxifen, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात किया जाए, ऑलवेज हाई एयर इज लो, ठीक है। तो कहाँ लो है कहाँ हाई है, मैक्सिमम एबंडेंट देखा जाए तो ये कौन सा है? ह्यूमन सीरम एल्बुमिन होता है, ठीक है दोस्तों। बाइंडिंग कैपेबिलिटी की बात किया जाए, हाईली कैपेसिटी जो है ना इसका, रियली सैचुरेटेड बहुत कम होता है, क्योंकि चार बाइंडिंग साइड है यहाँ पर दोस्तों, आप खुद ही सोचो, ठीक है। यहाँ पर लो कैपेसिटी रहता है। और यही है ड्रग्स का बात किया जाए एग्जाम्पल, जो सारे एसिडिक नेचर के ड्रग होते हैं सारे इधर चले आएंगे, जो सारे बेसिक ड्रग होते हैं सारे इधर चले जाएंगे। तो दैट्स द नॉर्मल थिंग। अब यहाँ पर जो नोट है, अब लिवर डिजीज में आप देख सकते हो कि इन क्रोनिक लिवर डिजीज, ठीक है, hypoalbuminemia, it's fewer albumin binding sites are available, and this increase the free active and fraction of the acidic drug like warfarin, increasing risk toxicity unless doses and adjusted downward। ओके दोस्तों। ड्रग हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, जो सारे ड्रग होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से सबसे ज़्यादा बाउंड करते हैं। आप देख सकते हो वारफेरिन की बात करें, डेल्टाजम की बात करें, टोलब्यूटामाइड की बात करें, फेनिटोइन की बात करें, प्रोप्रानोलॉल की बात करें, तो ये एच बी ए से कौन से बाइंड करता है आप देख सकते हो। और ये मेनली प्रोप्रानोलॉल हो गया आपका बेसिक ड्रग। और बेसिक ड्रग कहाँ बाइंड करेगा आप जान चुके हो यहाँ पर। और बाउंडिंग परसेंटेज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं, मीन्स ऐसे एज इट इज परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाई एफिनिटी किसका है। तो आप सीक्वेंस बना लीजिएगा आपका, कि सबसे पहले आ जा रहा है वर, है ना, फिर जाके कौन आ रहा है, वर के बाद आ रहा है आपका डाया, है ना, डाया के बाद आ रहा है टोल। तो ऐसे करके आप बना लेना अपने से, फेनो टोइन फिर आके, है ना। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको दिखाई देगा थोड़ा बहुत। आप इसको भी हम रीड आउट करेंगे कि सेवियर रिक्स ब्लीडिंग, डिस्प्लेस, अब डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना पहले हम बता चुके हैं, एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड। अब इंक्रीज सीडेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, ओके, ये किसके कारण? डायजेपाम के कारण होता है। अब ये टोल्ब्यूटामाइड अगर जब बाइंड करता है, टोल्ब्यूटामाइड की बात करें हीमोसिलर एल्बुमिन, तब क्या होता है? कैन ट्रिगर एक्यूट एंड सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया एंड डिस्प्लेस, इफ डिस्प्लेस, ठीक है। अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या करेगा? एक्यूट या फिर सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई देगा। टोल्ब्यूटामाइड एज वी नो दैट इट्स मेनली एंटी डायबिटिक ड्रग, है ना। फेनिटोइन की बात करें, फेनिटोइन की ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स यहाँ पर दिखाई देता है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। स्लाइटली डिस्प्लेस दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटी अटैक्सिया, तो ये सारा चीज़ होता है, पिछले वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। प्रोपानोल की बात किया जाए, प्रोपानोल एक्सिबिट कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग बिहेवियर विथ अदर बेसिक ड्रग, ओके। तो ये सारा चीज़ था आपका प्रोटीन बाइंडिंग के हिसाब से।
और बाइंडिंग के हिसाब से। अब मैं थोड़ा बहुत एलाबोरेट और कर दूँ यहाँ पर बैरियर के बारे में, कुछ और बैरियर का नाम मैं बता दूँ आपको, थोड़ा बहुत आपको आसानी और हो जाए कि आप रिकॉल कर लो इसको। और बाकी हम जानेंगे कहाँ, बायो फार्मास्यूटिक्स में, और कुछ हम जानेंगे एच के, ठीक है। तो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट कैपिलरी बैरियर हमने बता दिया सबसे पहले, नहीं कैपिलरी बैरियर हमने नहीं बताया, तो कैपिलरी बैरियर को आप ऐड कर सकते हो, कैपिलरी कैपिलरी बैरियर। तो कैपिलरी बैरियर, तो दोस्तों कैपिलरी बैरियर ये भी मेनली लिपोफिलिक ड्रग होता है, लिपोफिलिक ड्रग को कन्वेबल कराता है। और उसका भी साइज कैसा रहना चाहिए, ड्रग का साइज कैसा रहना चाहिए, 50 से 100 डाल्टन, 50 से 100 डाल्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 50 से 100 नहीं, सॉरी 600 डाल्टन, 600। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सारा चीज़ ऐसे थोड़ा बहुत समराइज वे में याद रखो। फिर कैपिलरी की बात किया जाए, कैपिलरी के बाद आ जाएगा आपका टेस्टिस, ठीक है। जी हाँ, टेस्टिस बैरियर, टेस्टिस बैरियर की बात किया जाए, यहाँ पर मेनली सर्टोली सेल रहता है। ये सेल पूछते हैं, ज़रूर पूछते हैं, सर्टोली सेल के बारे में पूछ लेते हैं। तो जो चीज़ एग्ज़ाम से स्पेसिफिक है वही चीज़ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके सामने इन अ शॉर्टर वे। फर्दर वी टॉक अबाउट दैट cerebrospinal fluid barrier, that CSB, है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर में क्या रहता है नॉर्मली, यहाँ पर मेनली आपको दिखाई देता है कोरॉइड प्लेक्सस। क्या दिखाई देता है आपको दोस्तों, कोरॉइड प्लेक्सस। तो ये किससे बना हुआ आता है, आप बताओगे, कोरॉइड प्लेक्सस से बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे बैरियर होते हैं बॉडी में, जो कि मेन मेन बैरियर्स को हमने पढ़ लिया है, बीबीबी के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया प्लेसेंटर बैरियर के बारे में। और भी हमने एडिशनली ये चीज़ बता दिया है कि कैपिलरी बैरियर रहता है, और आपका टेस्टिस रहता है, सीएसबी रहता है। तो फर्दर मूविंग टू फॉरवर्ड दैट टिश्यू बाइंडिंग, जिसकी बात हम कर रहे थे, टिश्यू बाइंडिंग की। प्रोटीन बाइंडिंग हमने डिस्क्राइब कर दिया है दोस्तों, अब टिश्यू बाइंडिंग की बात करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में थोड़ा इनकम्प्लीटेबल रह गया था। तो लॉन्ग टर्म टिश्यू रिजर्वायर की बात किया जाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे। तो ड्रग कैन बाइंड द इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट सच एज लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द स्पेसिफिक टिश्यू। So this keep the drug out of the plasma, yielding the very high apparent volume of distribution। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है ना। तो एडवांटेजेस की बात किया जाए, डिसएडवांटेज की बात किया जाए, वही मैं बता रहा था, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, सिग्निफिकेंटली डिलेड एलिमिनेटेड ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। अब ये एक्ट एज ए रिजर्व है, लेकिन उतना फायदेमंद नहीं रहता जितना हमारा मेनली प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड करता है। ये रिजर्व सर्व तो करता है, लेकिन ये नाम का, ठीक है, उतना फायदेमंद नहीं रहता। स्लोली रिलीजिंग द ड्रग ओवर द टाइम प्रोलॉन्ग द थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो अभी बहुत सारे नैनो फॉर्मुलेशन आए हैं जो आपके टारगेटेड जगह पर जाके बाइंड करता है ना, टारगेटेड टिश्यू पे जाके बाइंड करता है। तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ये इफेक्टिव टेक्निक है, जो कि रिजर्वायर की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली अगर बात किया जाए, ये मेनली ऑर्गन को क्या करता है, ऑर्गन में जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। आपको दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल्स, ये आपका ड्रग हो गया। अब टिश्यू स्टोरेज साइट, ठीक है, तो ये आपका ड्रग हो गया, ठीक है। अब स्लो रिलीज हो रहा है, स्लो रिलीज हो रहा है, स्लो रिलीज हो रहा है, स्लो रिलीज ओवर डे, ओवर वीक। तो आप बताइए, ओवर डे ओवर वीक में अगर स्लो रिलीज हो रहा है, अगर ड्रग आपके टिश्यू पे बाइंड हो गया है, तो कितने दिनों तक रह रहा है, 7 दिन तक रह रहा है ना, 7 दिन तक रह रहा है, 5 दिन तक रह रहा है, 3 दिन तक रह रहा है, जो भी रह रहा है टाइम ड्यूरेशन, तो ये हार्म ज़्यादा कर रहा है आपको, ठीक है। टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी विल बी देयर। रिजर्वायर तो ठीक है, रिजर्वायर इट्स ओके, बट एज कंपेयर टू रिजर्वायर सिस्टम, इन इफ यू टॉक अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सो दिस इज नथिंग, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वर्सेस टिश्यू प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग का नॉर्मली क्या रहता है। तो प्राइमरी लोकेशन जैसे कि वस्कुलर स्पेस हो गया, ब्लड स्ट्रीम की बात करेंगे हम, है ना। एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेसेस हो गया, इंटरसेलुलर टिश्यूज हो गए, ऑर्गन हो गए। बाइंडिंग सब्सटेंस की बात करें, बाइंडिंग सब्सटेंस यहाँ पर जो हमारा रहता है, एल्बुमिन रहता है, ठीक है, एजी रहता है, लिपोप्रोटीन रहता है। फर्दर वी टॉक अबाउट दैट, यहाँ पर बाइंडिंग
का साइड क्या रहता है, ये देखो कैल्शियम पे बाइंड कर रहा है, बोन पे बाइंड कर रहा है, जो टॉक्सिसिटी करेगा ना टेट्रासाइक्लिन जाके लिपिड पे जाके बाइंड कर रहा है ड्रग। फिर जाके देखो प्रोटीन, इंटरसेलुलर जो प्रोटीन रहता है प्रोटीन पे भी कुछ बाइंड करता है। तो ये रहता है सिस्टम टिश्यू बाइंडिंग का। तो इफेक्ट ऑफ बीडी, इफेक्ट ऑफ बीडी की बात करें तो यहाँ पर बीडी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एपरेंट बीडी की इफेक्ट ड्रग इज ब्लड, ठीक है, लो रहता है। यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो टिश्यू में जाके स्टोर हो गया, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो इफेक्ट ऑफ द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की बात किया जाए, एक्सटेंड द हाफ लाइफ, प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्लियरेंस, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लियरेंस। तो क्लियरेंस जो होता है मेनली, वो कितने टाइम में आपके बॉडी में कितने कंसंट्रेशन ड्रग निकल रहा है, वो चीज़ डिनोट करता है मेनली। तो ये हाफ लाइफ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है आपका। अब सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए यहाँ पर एक्सटेंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या हो जाता है, यहाँ पर भी बढ़ता है। लेकिन क्रिएट डीप टिश्यू रिजर्वायर, टिश्यू में एज ए रिजर्वायर ये सब करता है। ओके, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन कॉजेस एक्यूट टॉक्सिसिटी। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन कॉजेस एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूमुलेट कैन लोकलाइज टॉक्सिसिटी, यहाँ पर लोकलाइज टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो देखा जाए प्रोटीन बाइंडिंग हमारे लिए फायदेमंद भी हो रहा है कभी, प्रोटीन बाइंडिंग हमारे लिए क्या हो जा रहा है, फायदेमंद भी हो रहा है दोस्तों, और क्या हो रहा है, नुकसानदायक भी हो रहा है ना। तो इसका अच्छा साइड भी है, इसका नुकसान भी है। तो यही है मूल कंक्लूशन यहाँ का। और फर्दर वी टॉक अबाउट प्रोटोटाइप एग्जाम्पल, दोज आर ड्रग मेनली बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, वी नो दैट वारफरिन, हेपरिन, और ये टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, डिगॉक्सिन। आपने देखा होगा कि टॉक्सिसिटी की बात बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया है इसका, है ना। तो फायदे से ज़्यादा टिश्यू बाइंडिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान ही हो रहा है ना। ओके, सो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि व्हेन टू हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग compete फॉर द सेम बाइंडिंग साइट। तो सेम बाइंडिंग साइट के मीन्स ये मान लीजिए आपका प्रोटीन है, और एक प्रोटीन में एक बाइंडिंग साइड है, दो बाइंडिंग साइड है, तीन बाइंडिंग साइड है, ठीक है, चार बाइंडिंग साइड है, जितने भी बाइंडिंग साइड है। अब ये पर्टिकुलर एक बाइंडिंग साइड के लिए हमारा दो ड्रग मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, दो ड्रग मॉलिक्यूल, एक ड्रग एक और ड्रग, दोनों ड्रग मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, compete कर रहा है, ठीक है। बाइंडिंग साइट एंड द ड्रग इज लोअर एफिनिटी, जिसका लोअर एफिनिटी है, इज डिस्प्लेस्ड सडनली इंक्रीजिंग द एक्टिव फ्री फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये इसमें से जो ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, मान लीजिए ये ज़्यादा ताकतवर है, इसको मैंने बढ़ा दिखा दिया थोड़ा। तो ये क्या करेगा, ये अगर पहला वाला जो ड्रग है, ये पहला वाला ड्रग अगर जाके बाइंड भी कर रहा है ना, ये बोलेगा ये पर हट, यहाँ से हट जा, है ना, ये ताकतवर ज़्यादा हो रहा है, तो ये शक्तिशाली है, तो ये क्या करेगा, इसको एफिनिटी ज़्यादा मिल रहा है, तो एफिनिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इसको हटा देगा। यही होता है ना दादागिरी। तो बस यही है आपका। तो यहाँ पर 95% रोल की बात किया जाए, द नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की बात करें, द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फॉर ड्रग दैट आर मोर 95% प्रोटीन बाउंड एंड हैव ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ओके, like phenytoin, like warfarin. So therapeutic index, we know that again, थेराप्यूटिक इंडेक्स के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, टाइल। टाइल की बात करें, LD50 बाई ED50, so lethal dose among the 50% of population, and if you see that effective dose among the 50% population। so इसका रेशियो जितना कम आएगा, मीन्स नैरो होगा, थेरापेटिक इंडेक्स की बात किया जाए, जितना नैरो होगा, ठीक है, उतना ड्रग क्या होगा आपके लिए, हार्मफुल हो सकता है ना, हार्मफुल हो सकता है। आप अगर बात कर रहे हो क्लोरोक्विन, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर वारफेरिन पेनिटोइन की बात कर रही है, तो आप वारफेरिन भी ले सकते हो, वारफेरिन भी ले सकते हो। और एक ड्रग की बात किया जाए जो कि पैरासीटामोल है, जो कि वाइडली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप जानते होगे, है ना, हर कोई लेता है पैरासीटामोल, है ना। तो पैरासीटामोल की बात करें, तो पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक विंडोज जो है, थेराप्यूटिक इंडोज इंडेक्स जो है, सॉरी, दोज आर डिफरेंट थिंग, इफ यू टॉक अबाउट थेराप्यूटिक विंडो एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है मेनली, ये क्या होता है, इसका वाइड होता है, वाइड होने के चलते देखा जाए ये सेफ होता है एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ ड्रग, हाँ, क्लोरोक्विन या फिर आपका मान लीजिए वारफेरिन। सो
क्रिटिकल इंटरेक्शन की बात करें, यहाँ पर अब कुछ इंटरेक्शन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि पूछा जाता है एज वेल। ओके, तो वारफेरिन, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, एस्पिरिन डिस्प्लेस वारफेरिन, किसको डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस वारफेरिन, इंक्रीजिंग द फ्री कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या करता है, फ्री कंसंट्रेशन क्या करता है, बढ़ा देता है, एंड द रिस्क सेवर ब्लीडिंग, क्या हो जाता है यहाँ पर, ब्लीडिंग देता है। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता दूं, दोबारा रिकॉल करा दूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ही है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हो, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पे आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता है। फिर मैं बात करूँ फेनेटोइन, वैल्प्रोरेट की बात करूँ। अब यहाँ पर वैल्प्रोरेट जो है ना डिस्प्लेस कर रहा है, देखो, डिस्प्लेस फेनेटोइन फ्रॉम एल्बुमिन। अब एल्बुमिन प्रोटीन में बाइंड हो रहा था, फेनेटोइन बेचारा अब आ गया दादागिरी दिखाने, वैल्प्रोरेट है ना, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके कारण क्या हो गया, एक्यूट सेंट्रल नर्वस टॉक्सिसिटी। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट बिलिरुबिन एंड सेप्ट्राएक्सोन। अब सेप्ट्राएक्सोन डिस्प्लेस कर रहा है किसको, बिलिरुबिन को, है ना, फ्रॉम एल्बुमिन नियोनेट्स। नियोनेट्स आप जानते होगे, है ना, तो नियोनेट्स एकदम नवजात शिशु में, है ना, एलोइंग इट्स क्रॉस बीबीबी एंड कॉजेस कार्निक टेरस। अब बच्चे में क्या हो गया, बच्चे में ब्रेन का जॉन्डिस हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ब्रेन जॉन्डिस, ब्रेन का जॉन्डिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, है ना। तो ये सीन है। So like this way you just have to know about this that displacement interaction, what is displacement interaction। जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करता है, जो कम पावरफुल है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर एक टर्म आपको याद रखना है, एफिनिटी, है ना, एफिनिटी, एफिनिटी। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ, आपको बेहद इंतजार कराया इस चीज़ के लिए कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की अगर बात किया जाए दोस्तों, सो मेटाबॉलिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इज अ मेनली ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, किसका किसका ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख सकते हो, लिपोफिलिक जो ड्रग है, लिपोफिलिक जो ड्रग है वो क्या करता है, उसको लीवर ले लेता है, मीन्स लीवर में जब जाता है लिपोफिलिक ड्रग, तो जाने के बाद यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। फर्दर जाके क्या होता है, जो लिपोफिलिक सब्सटेंस थे वो क्या हो जाता है, पोलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर देखा जाए लिपोफिलिक सब्सटेंस को पोलर बनाने में बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं ना, दो तरह के रिएक्शन रहते हैं, और दो तरह के रिएक्शन में भी बहुत सारे सब रिएक्शंस रहते हैं। सो हम अगर एक एक करके बात करें तो इट विल बी वेरी बेटर आई थिंक। व्हेन आई टॉक अबाउट दैट द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म साइड इज ऑलवेज लिवर। ठीक है, लिवर में ही होता है। तो लिपोफिलिक ड्रग जो है इसका बल्कीनेस बढ़ जाता है जब ये पोलर हो जाता है इन नेचर। ठीक है, ये भी एक देख लेना कि बल्कीनेस, है ना, बल्कीनेस जो है ना बढ़ जाता है। तो ड्रग जो है ना, मान लीजिए ड्रग का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था छोटा, ठीक है, स्मॉल दिखाई दे रहा था। अब जब मीन्स आप मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो ड्रग फिर जाके कोई एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है ड्रग से। तो ड्रग से जब मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसका बल्कनेस बढ़ जाता है ना। तो बल्कनेस जब बढ़ जाता है तो और पोलर हो जाता है, और यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल ही जुड़ेगा, है ना। ड्रग को हमको क्या करना है, पोलराइज करना है। और वी नो दैट ऑल द सब्सटेंस वी आर टेकिंग दोज आर मेनली जेनोबायोटिक, दोज आर मेनली आउटसाइडर, है ना। जेनोबायोटिक्स जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टेक्निकली, बच्चे आधे कंफ्यूज हो जाते हैं जेनोबायोटिक्स क्या है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक सॉरी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात किया जाए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग or the foreign particles, we talk about that's xenobiotic the term, okay, within biological system। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल्टरेशन होता है, केमिकल ऑल्टरेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया केमिकल चेंजेस होगा यहाँ पर। ठीक है, और दो तरह के फेजेस मैंने बताया यहाँ पर। फर्दर वी टॉक अबाउट द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल पर्पस, क्यों हम कन्वर्ट करते हैं, क्या ज़रूरत थी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग था, लिपिड सॉल्युबल ड्रग बॉडी से थोड़ी बाहर जा सकता है। मीन्स लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो कौन से स्टेज पे रहेगा, अनआयनाइज रहेगा। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग कभी बॉडी से बाहर नहीं जा सकता दोस्तों। तो इधर अगर बॉडी में वो रह जा रहा है, उसका अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, 100% डेफिनेटली टॉक्सिसिटी वो शो करेगा। So non-polar drug into water soluble
ठीक है। तो में ही ये मूल हमारा जो एम होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हम जो लिपोफिलिक सब्सटेंस है उसको क्या करें, पोलर सब्सटेंस में, पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर दे, एक्सक्रीट बाय द किडनी, फर्दर इट विल एलिजिबल टू पास थ्रू द किडनी, है ना। तो अभी व्हाई कन्वर्सेशन इज एसेंशियल, अब पूछो क्यों है कन्वर्सेशन, आपके माइंड में आ रहा होगा। लिपोफिलिक ड्रग अगर इजीली रीअब्जॉर्ब, वही है कि ये घूमता रहेगा, अनोनाइज फॉर्म में रहेगा, तो रीअब्जॉर्ब होगा, है ना, थ्रू द रेनल ट्यूबल, एंड प्रिवेंटिंग द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होगा, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, एंड दे मस्ट बी केमिकली मॉडिफाइड एंड मोर पोलर फ्रॉम द रिमेन ट्रैप्ड इन यूरिन एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिस्टम है। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट दैट साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया कि लीवर में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, प्राइमरी साइड बोलते हैं हम लीवर को, ठीक है। लीवर इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑकरिंग थ्रू द सेवरल अदर ऑर्गन, अगर बात किया जाए बाकी के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो इस इमेज में कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि 90% ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रीट आउट थ्रू लीवर एंड रेस्ट ऑफ देम इज थ्रू, लाइक किडनी से कुछ निकल रहा है, कुछ जीआई ट्रैक में, ठीक है, कुछ देखा जाए तो ब्लड प्लाज्मा में, कुछ स्वेट के माध्यम से हो जा रहा है, स्वेट के माध्यम से हो जा रहा है, कुछ आपका देखा जाए तो और भी टीएस के माध्यम से भी होता है, ठीक है। तो लाइक दिस वे इट विल मेनली excrete out from your body. And further we talk about that gastrointestinal tract की बात करें, the second most active site is containing enzyme like cytochrome enzyme, it's a cytochrome 3A4, ठीक है। तो इस एंड सल्फो ट्रांसफर इसकी बात करें, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गट वॉल मेटाबॉलिज्म, अब गट वॉल में भी मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो वही जीआई पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। प्लाज्मा ब्लड की बात करें, इंटर्स एंड एमाइड हाइड्रोलाइज रैपिडली सर्कुलेटिंग एस्टरेस, ओके। तो एस्टर एंड एमाइड का कहाँ हो जा रहा है, प्लाज्मा एंड ब्लड में हो जा रहा है। किडनी की बात करें, किडनी लंच, स्किन की बात करें, स्किन स्वेट वगैरह हो जा रहा है, टीएस वगैरह में आ रहा है। कंटेन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, यहाँ पर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कम रहता है, लेकिन यहाँ से भी एक्सक्रीट आउट होता है ब्लड। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म की बात किया जाए, मेटाबॉलिज्म का आउटकम क्या क्या हो सकता है। सो मेटाबॉलिज्म से पहले ड्रग क्या था आपका, एक्टिव था। ड्रग क्या था आपका, एक्टिव था। तो मेटाबॉलिज्म से पहले देखा जाए तो ड्रग का एक्टिवनेस, मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हो जा रहा है, इनएक्टिव हो जा रहा है, इनएक्टिव हो जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है बॉडी से, ठीक है। तो बॉडी से क्या हो जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, या तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक तो एक्टिव फॉर्म था, एक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म भी होता है ना। और क्या हो रहा है, बॉडी बॉडी में देखा जाए तो इनएक्टिव था पहले ड्रग, इनएक्टिव था, और इनएक्टिव था फिर जाके एक्टिवेशन शो कर रहा है ना। तो इनएक्टिव प्रोडक्ट इज एक्टिवेटेड बाय इनसाइड द बॉडी ऑफ एनापिलेट, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल यू कैन टेक इट लाइक दिस वे। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म से पहले ड्रग, कुछ कुछ ड्रग हम प्रोडक्ट देते हैं, जो कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया आपका, ठीक है। इनएक्टिव ड्रग होता है, इनएक्टिव ड्रग फर्दर जाके क्या होता है, एक्टिवेशन शो करता है। तो उस स्टेज में वो, जब तुम लेते हो, आप जब लेते हो उस स्टेज में ड्रग क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, फर्दर जाके लिवर में जाएगा, एक्टिवेशन शो करेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। And if you talk about active drug to active drug, if you take an example like this way, that diazepam to नॉरडायजिपम, ठीक है। एक्टिव ड्रग इज कन्वर्टेड टू द अनदर एक्टिव मेटाबोलाइट। पहले डायजिपम था, ये भी एक्टिव था, नॉरडायजिपम जो है ये भी एक्टिव है। समझ आ रहा है। सो लाइक दिस वे यू जस्ट हैव टू टेक इट इजियर वे, ओके। ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लिवोडोपा का एग्जाम्पल आ गया आपका, ठीक है। लिवोडोपा इज ए इनएक्टिव प्रोडक्ट, ओके। एबल क्रॉस एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, क्रॉस कर पाता है, इसी के चलते ना इसको हम डोपामाइन के साथ देते हैं। तो डोपामाइन एक्टिव फॉर्म पोलर अनेबल टू क्रॉस द बीपीपी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डोपामाइन प्लस लीवोडोपा देते हैं, ठीक है, प्लस लीवोडोपा देते हैं, क्योंकि लीवोडोपा जो है इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए डोपामाइन, डोपामाइन का इसका तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम रहता है ना।
तो ये सारा चीज़ और भी अच्छे से हम जानेंगे पार्किंसन में, है ना? तो हम बताएँगे इसके बारे में। ये लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, डीकार्बोक्सिलेट इनटू द एक्टिव डोपामाइन इनसाइड द ब्रेन। सो यहाँ से जीपैट का क्वेश्चन कैसे आएगा आपका? सम ड्रग आर एक्टिवेटेड टू टॉक्सिक इंटरमीडिएट। ओके, जैसे कि पैरासीटामोल की बात करें, ये नैपकी बनाता है। क्या बनाता है? नैपकी बनाता है। ठीक है, और ये नैपकी जो होता है ये हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है। नैपकी जो है आपका हाईली टॉक्सिक है। तो दोस्तों नैपकी, तो नैपकी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नैपकी का फुल फॉर्म भी हम बता देते हैं आपको। नैपकी का फुल फॉर्म हो गया आपका एन एसिटाइल एन एसिटाइल पैरा बेंजो क्विनिनोन। ओके, क्यू यू आई एन ओ एन ई, और इसके बाद आखिरी में आ गया इमीन। तो ये जो होता है ना, ये मेनली पैरासीटामोल जो लीवर में जाता है आपका, सो एंजाइम रहता है हमारा, साइटोक्रोम एंजाइम रहता है। तो साइटोक्रोम एंजाइम के माध्यम से ये फर्दर जाके ना टॉक्सिसिटी शो करता है। ये मेटाबोलाइट है जो कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। तो पैरासीटामोल से ये नैपकी बनता है और फर्दर जाके टॉक्सिसिटी शो करता है। जी हाँ दोस्तों, सो फर्दर वी टॉक अबाउट फेज वन रिएक्शन। जी हाँ, तो फेज वन रिएक्शन की अगर बात किया जाए, फेज वन रिएक्शन मेनली कहलाता है, इट्स अ केमिकली ऑल्टर द मॉलिक्यूल दैट एडिंग द एक्सपोजिंग फंक्शनल ग्रुप। मेनली इसको हम बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शनलाइजेशन। इसको और भी बोलते हैं हम नॉन कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्जुगेशन। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। इसमें जैसे कि आपको दिखाया रहा, फंक्शनल ग्रुप हम अटैच करते हैं नॉर्मली। सो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? द मोस्ट कॉमन रिएक्शन नॉर्मली जो प्राइमरी रिएक्शन कहलाता है, प्राइमरी कैटेगराइज बाय द साइटोक्रोम P450। ओके, इट्स अ मोनोऑक्सीजनस। So here you can see that microsomal endoplasmic reticulum will be there, है ना? Under the inside the ER means endoplasmic reticulum, ये जो है ना साइटोक्रोम एंजाइम प्रेजेंट रहता है। तो एक्टिव ड्रग था, एक्टिव ड्रग को ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्या ऐड किया है इन्होंने? क्या ऐड किया? OH ग्रुप ऐड कर दिया, है ना? OH ग्रुप ऐड कर दिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, है ना? OH ग्रुप ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। सो रिडक्शन, रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। सो दैट्स द सिंपल फिनोमेना, है ना? तो जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो क्लोरामफेनिकोल। मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में विद द प्रॉपर एग्जांपल, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना? तो हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। सो फेज वन रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन बोलते हैं, इसको हम नॉन कॉन्जुगेटेड रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल था वही रहेगा हमारा, कि लिपिड मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, है ना? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। अब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, क्लीवेज ऑफ द केमिकल बॉन्ड यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल, है ना? तो कैरेक्टराइज बाय द एस्टर्स एंड एमाइड्स। कहाँ कहाँ दिखाई देता है? जहाँ पर एस्टर कंपाउंड आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको एमाइड जो सारे कंपाउंड दिखाई देगा वहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा भी और भी फेज वन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आप बात करें कि साइक्लाइजेशन की बात करें, है ना? साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन की बात करें, तो आप इसको कैसे याद रख पाओगे? आप इसको ORC
एच, ए आई को आप थोड़ा नेग्लिजिबल कर दीजिए, ठीक है। O for oxidation, R for reduction, C for cyclization, D for decyclization और H for that hydrolysis। तो I को आपको क्या करना है, यहाँ पर नेग्लिजिबल कर देना है। बस ऐसे ही आप याद रखिए चीज़ों को। तो जैसे मैंने बताया ऐसे ही याद रखना है आपको, बट ये ट्रिक के अलावा भी आप अपना ट्रिक बना सकते हो। फेज टू, फेज टू इज नोन एज कंजुगेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या करते हैं हम, बल्कि बल्कि ग्रुप ना ऐड कर देते हैं। एक ग्रुप था, जैसे ड्रग मॉलिक्यूल है आपका, ड्रग मॉलिक्यूल, इसमें हम थोड़ा और बल्कनेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है, इजीली ड्रग जो है ना बाहर चला जाता है शरीर से। सो फेज टू रिएक्शन कंजुगेटेड ड्रग, और फेज वन मेटाबोलाइट विथ हाईली पोलर। सो कुछ कुछ ड्रग मॉलिक्यूल होता है कि भाई फेज वन में भी ना ढीठ रह जाता है, कि भाई बॉडी से निकालने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, जो चेंजेस फेज वन में हुआ है, तो उसका भी फर्दर जाके फेज टू में चला जाता है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं डायरेक्ट फेज टू में एंट्री करता है ना, डायरेक्ट फेज टू में एंटर करते हैं। सो एंडोजेनस सब्सटेंट एंड दिस ऑलमोस्ट ऑलवेज yield हाईली वाटर soluble इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बताया मैंने, हाईली वाटर soluble इनएक्टिव कंपाउंड। सो ये सारे फेजेस के नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से फेजेस के मीन्स एग्जाम्पल बोली, सब सब क्लास बताते हैं हम इसको, है ना। कौन से रिएक्शन दिखाई देते, कंजुगेशन के टाइप्स होते। कंजुगेशन के टाइप आप देख सकते हो, सल्फेट का दिखाई दे रहा होगा, एसिटाइलेशन का दिखाई दे रहा है, एसिटाइलेशन कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन, एसिटाइलेशन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, आपको दिखाई दे रहा है मिथाइलेशन, आपको दिखाई दे रहा है ग्लाइसिन कंजुगेशन, आपको दिखाई रहा है ग्लूकुरोनिड कंजुगेशन। सो लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दैट ग्लूकुरोनिड कंजुगेशन द मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन दैट इज कैटलाइज यूजीटी, है ना, एंजाइम इन प्रेजेंट इन लीवर, है ना। एसिटाइलेशन की बात करें, एसिटाइलेशन एक्सिबिट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो कुछ कुछ जगह हमको पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाई देगा। पॉलीमॉर्फिज्म भी एक फेनोमेना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड स्लो एसिटाइलेटर। ग्लूटाथाइन कंजुगेशन की बात करें, क्रिटिकल एंड न्यूट्रलाइजिंग एक्टिव कंपाउंड, टॉक्सिक, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये सारे में क्या होता है, ग्लूटाथाइन कंजुगेशन का इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों ये फेज विद ड्रग एग्जाम्पल वी विल नो properly. Okay, after this video session I will upload the segregate session on this। खाली क्या रहेगा आपका, फेज वन फेज टू का जो ड्रग होगा, ड्रग का एग्जाम्पल रहेगा, और कौन से फेज में कौन सा ड्रग जा रहा है, और कौन सा मेनली रिएक्शन, मेनली कॉन्जुगेशन या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, विद एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम आएंगे, है ना। फर्दर वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। So if we talk about or try to differentiate between microsomal and non-microsomal enzyme, so at first we talk about that what are the particular definition of this. So if you talk about that microsomal enzyme and non-microsomal enzyme, so enzyme those are mainly present into your smooth muscles, okay. Sorry, smooth endoplasmic reticulum, that's SER mainly. So those are mainly known as microsomal enzyme, and those enzyme are mainly present in non those enzyme is mainly located outside the that or what is saying that smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। तो इसके बाहर जो सारे पोर्शन है, यू कैन सी दैट साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड प्लाज्मा, so those are mainly known as the non microsomal enzyme. So those, this all about the definition properly. Again I am saying that enzyme present in your smooth endoplasmic reticulum, और देखा जाए liver, kidney, intestine, those are mainly known as microsomal enzyme, and non microsomal enzyme those are mainly present with cytoplasm, mitochondria and blood vessels, okay। representative enzyme की बात किया जाए, so those are mainly primary enzymes of this non-microsomal enzyme system. You will see that cytochrome P450 is a monooxygenase enzyme. Those are mainly widely present and widely known for the metabolism of wide amount of the drug, ठीक है। ये देखा जाए अधिकांश ड्रग को ये अकेला मेटाबॉलिज्म करने का काबिलियत रखता है। यूजीटी की बात किया जाए, यूजीटी ऑल्सो microsomal enzyme, those are mainly present in your body,
सो माइक्रोसोमल एंजाइम मेनली इन्वॉल्व इन फेज वन फेज टू बोथ में ही रहते हैं ये मेनली एंजाइम। जैसे कि यूजीटी की बात किया जाए, यूजीटी मेनली कहाँ रहता है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन पे रहता है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर यूजीटी की बात कर रहे थे हम, है ना। सो यहाँ पर बात किया जाए नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की, एस्टरेस, एमाइडेस, xanthine ऑक्सीडेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सो लाइक दिस। केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नॉर्मली कौन से रिएक्शन पे माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व होता है, यू कैन सी दैट oxidation, reduction, hydrolysis, glucuronidation. So like this way, oxidation, reduction, hydrolysis, it's also involved in phase 2 conjugated, except कहाँ नहीं रहता दोस्तों, जहाँ पर ये यूजीटी काम कर रहा था, है ना। कहाँ नहीं रहता, जहाँ पर यूजीटी काम कर रहा था, ये चीज़ आप याद रखोगे, है ना। मीन्स ग्लूको रिनेडेशन, है ना। सो ग्लूकोराइनेशन में नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द कॉमन फेज टू रिएक्शन है जो उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, ये आपका याद रखने वाला बात हो गया। एंजाइम इंडक्शन की बात करें, कैन इंड्यूस बाय द ड्रग एक्सपोजर, जेमन जैसे कि आप ले सकते हो कि रिफाम्पिन, रिफाम्पिन इज अ वेल नोन एंजाइम इंडक्शन, so inducer mainly, you can see that enzyme induction is a process, if you talk about, where in your body number of enzyme will be increases. So if the number of enzyme will increases, so what will happen, the function that is mainly biological function is taking time for 10 minutes. So it, the duration of time will be decreased, means a drug, a drug mainly you are taking a drug, it's showing its action in, for your example, an example you can take it like this way that 5 मिनट, 5 मिनट ले रहा था कोई ड्रग, अब फर्दर जाकर ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी तो होगा ना, तो मेटाबॉलिज्म जब होने लगा, और ये प्रोसेस तभी आएगा, एंजाइम का रोल तभी आएगा जब मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं हम। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद देखा जाए तो नॉर्मली ये ड्रग जो मेटाबोलाइज हो रहा था 10 मिनट में। So further we will see that when the enzyme induction process will be involved there, so number of enzyme will be increases, and that's why this time of duration will be reduces. So 10 मिनट ले रहा था, ये अभी 5 मिनट में हो जा रहा है आपके बॉडी से गायब, है ना, मेटाबोलाइज हो जा रहा है। सो हम फर्दर और भी डिटेल्स में इसको जानेंगे, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनिबिटर, सो इनिबिशन प्रोसेस भी हम बताएंगे। सो फेज टू की बात, सॉरी नॉन माइक्रोसोमल की बात किया जाए, कैन नॉट बी इंड्यूस बाय ड्रग एक्सपोजर, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, प्राइमरी पाथवे फॉर फॉरेन लिपिड सॉल्युबल ड्रग, एंड हियर वी कैन सी दैट मेटाबोलाइज एंडोजेनस कंपाउंड एंड स्पेसिफिक वाटर सॉल्युबल ड्रग, ओके। So that's all in about that our microsomal non-microsomal enzyme. Now we talk about the cytochrome P450. Okay, so P450 system. If you talk about that cytochrome P450 is super family responsible for phase one metabolism, most clinically used. Okay, most specifically it's used clinically. So we talk about the cytochrome 3A4. It's the most abundant isochrome. What is this? It's the most abundant isochrome इन द लिवर, गट वॉल, कहाँ का रहता है, लिवर पे रहता है, गट वॉल पे रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग ओवर 50% ऑफ द ऑल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जितने सारे ड्रग आप लेते हो ना, देखा जाए जो सारे ड्रग आप लेते हो, सारे ड्रग देखा जाए उसमें से 50% ड्रग का तो मेटाबॉलिज्म ये अकेला करा देता है ना। सो इट्स अ जायंट, यू कैन से दैट इफ यू टॉक अबाउट in term of our metabolism, it's a giant enzyme, you know। मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके काम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो साइटोक्रोम 2D6 exhibit significant genetic polymorphism responsible for the metabolizing cardiovascular and psychiatric drug, ठीक है। ये सिलेक्टिव कुछ ड्रग का, गिने चुने ड्रग का, कार्डियोवास्कुलर, साइकियाट्रिक जो सारे ड्रग होते हैं, वो सारे ड्रग को ये क्या करता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कर देता है। और ये देखिए जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात होता है तो चेंजेस कराता है नॉर्मली, ठीक है। इसको और एलाबोरेट वे में हम पढ़ेंगे फर्दर, जब हम वीडियो लाएंगे ना फेज़ वन फेज़ टू का, तो ये चीज़ भी हम ऐड ऑन करेंगे। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबोलाइजिंग कार्डियोवास्कुलर एंड साइकियाट्रिक, दैट्स आई टोल्ड।
and you can see that cytochrome 2C9, cytochrome 2C19, so responsible for the metabolism warfarin, warfarin के लिए जिम्मेदार होता है इसका मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड क्लोरपिडोग्रिल, you know that. So those are mainly the enzyme are involved. You can see that here is the representation of the isochrome into drug metabolism. You can see that how much in term of percentage they are mainly involved in drug metabolism. Okay, so let's see enzyme induction. हम बता रहे थे एंजाइम इंडक्शन के बारे में, हम और इलाबोरेट वे में पढ़ेंगे, तो अब वो समय आ गया है कि एंजाइम इंडक्शन को थोड़ा और जाना जाए। तो एंजाइम इंड्यूसर सच लाइक रिफाम्पिसिन, ठीक है, तो रिफाम्पिसिन एक ड्रग हो गया जो कि एंजाइम इंड्यूसर है। एज आई टोल्ड यू दैट एंजाइम इंडक्शन ऑकर व्हेन द ड्रग बाइंड इनटू द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, कहा इंटरसेलुलर रिसेप्टर टू द इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 enzyme inside the liver cell. So it's accelerate the metabolism, जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, इसके साथ अगर कोई आप ड्रग ले रहे हो मीन्स रिफाम्पिसिन, और रिफाम्पिसिन के साथ आप अगर कोई ड्रग ले रहे हो, मान लो ये ड्रग आप दोनों ले रहे हो, ये मान लो रिफाम्पिसिन है और ये आपका XYZ कोई भी ड्रग हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए इस ड्रग का एबिलिटी बहुत ज़्यादा था, एबिलिटी बहुत ज़्यादा था, और देखा जाए एबिलिटी के साथ साथ इसका जो मेटाबॉलिज्म उतनी आसानी से होता नहीं था। मीन्स ये अपना काम करेगा, ऊपर काम करके फिर जाएगा, है ना, इसको तो काम करने से मतलब है ड्रग का। लेकिन ये रिफाम्पिसिन क्या करा रहा है, रिफाम्पिसिन जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप ले रहे हो तो ये एंजाइम को क्या कर रहा है, इंड्यूस करा रहा है, नंबर ऑफ एंजाइम विल बी इंक्रीजेस, इट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम विल बी इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इट्स एबोलिश द एक्स ड्रग एक्शन। ओके, तो जो हम बता रहे हैं XYZ कोई भी ड्रग हो सकता है जो कि रिफम्पिन के साथ लिया जा रहा है, तो उस ड्रग का एक्शन क्या कर रहा है, ये घटा दे रहा है, क्योंकि ड्रग लेने के साथ साथ रिफम्पिन क्या कर रहा है, रिफम्पिन नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ा दे रहा है, फिर जाके मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जा रहा है, और साथ ही साथ वो ड्रग भी मेटाबोलाइज हो जा रहा है। तो दैट्स व्हाई इट्स विल ऑकर। ओके, तो प्राइमरी एंजाइम इंड्यूसर की बात किया जाए, आप देख सकते हो ये एक निमोनिक बना रखा है मैंने, तो कुछ ड्रग है जिसको आप याद रख सकते हो, जैसे कि ग्रिसियोफुल्विन की बात किया जाए, है ना, GPR SCT, it's a mnemonic, you can arrange it according you know that ग्रिसियोफुल्विन, G फॉर ग्रिसियोफुल्विन, फेनिटोइन, फिर रिफाम्पिसिन की बात कर रहे हैं हम, फिर हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कार्बामाजिपिन की, फिर हम बात कर रहे हैं बारबिचुरेट की। ओके, सो लाइक दिस वे आप देख रहे हो यहाँ पर थेराप्यूटिक फेलियर कैसे हो रहा है। इंक्रीज द एंजाइम इंड्यूसर रिफाम्पिसिन, इंक्रीज द डिनिवोसिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम दैट इज स्पेसिफिकली 3A4, और 3A4 का हमने देखा था ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करता है अपना, है ना। तो फर्दर जाके क्या हो रहा है, रेट बढ़ जा रहा है रिएक्शन का, क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ गया है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट बढ़ रहा है, आप बता रहे हो नंबर ऑफ एंजाइम, तो नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ता है तभी जाके रेट बढ़ता है ना। तो रेट एंड को एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग मेटाबॉलिज्म, सो फिर जाके क्या होता है, थेरापेटिक फेलियर हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंजाइम इंडक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट एंजाइम इनहिबिटर। अब क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल, है ना। एंजाइम इनहिबिटर में हम अगर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेनली इनहिबिशन ऑकर्स, जैसे कि यहाँ पर एक्टिवेशन हो रहा था, मेटाबॉलिज्म बढ़ जा रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म घट जाएगा। दैट्स द सिंपल थिंग, हमें नॉर्मली लेके चलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ चीज़ों को, है ना। तो एंजाइम इनहिबिटर inhibition occurs when a drug bind directly to and inactivate the cytochrome enzyme, that is P450. Yes, it's a slow down the metabolism of the co-administrated drug, causing them accumulate the toxicity level. अब वही चीज़ है, क्या होना है यहाँ पर, आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कीटोकोनाजोल ले रहा है, इस कीटोकोनाजोल के साथ ले रहा है कोई और ड्रग, अब XYZ कोई भी ड्रग हो सकता है, और जीपैड में ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताया जाएगा आपको कि somebody is taking paracetamol with ketoconazole, से what will be the action of the outcome, means what will be the outcome, ऐसे करके पूछेंगे आपको।
अब फिर जाके ऑप्शन दे देंगे, पहले ऑप्शन ए दे देंगे एबोलिश द, एबोलिश करके दे देंगे, ठीक है। एक गुमराह करने वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इट विल लाइक एबोलिश द एक्शन कर देता हूँ मैं, है ना, एबोलिश द एक्शन, इट विल इंक्रीज द एक्शन ऑफ पैरासिटामोल, ऐसे कर देगा, है ना, एक्शन ऑफ पैरासिटामोल। सो ऐसे करके ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका हो सकता है, इट विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी, है ना, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो जीपैट में ऐसे ही पूछा जाएगा, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप अगर उठा के देखोगे तो आपको यही सवाल मिलेगा, ऐसे ही सवाल मिलेगा कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये कीटोकोनाजोल का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके साथ मान लीजिए कीटोकोनाजोल नहीं है, कोई और ड्रग है, यहाँ पर आइसोनियाजिड है, तो मान लीजिए आइसोनियाजिड के साथ कोई व्यक्ति एक्स ड्रग ले रहा है। अब लेने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है, क्लिनिकल क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, आप फिर जाके देखोगे, एग्जिट आउट फास्ट, ठीक है, एग्जिट आउट रैपिडली, ऐसे करके लिखा होगा, है ना। अब क्या बताओगे आप, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म रेट, ऐसे करके बताएगा वो। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा हो रहा है, आपको देखा जाए तो डी वाला होगा, हालांकि ये एक्शन को भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट ये डायरेक्ट बात कर रहा है ना, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म, तो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म आप टिक कर दोगे। तो ऐसे करके आपको करना है सारा चीज़, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आप जितना अपने माइंड में लाओगे ना, तो उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर ड्रग ले रहा है, मान लीजिए कौन सा ड्रग ले रहा है, कोई व्यक्ति अगर ड्रग ले रहा है आपका, मान लीजिए कि पैरासीटामोल ही ले रहा है, फॉर एन एग्जांपल पैरासीटामोल ले रहा है, इस ये आप रिलेट कर पाओगे, आराम से रिलेट कर पाओगे, है ना। पैरासीटामोल है और वो व्यक्ति जो है ना स्मोक भी करता है, लो, स्मोक भी करता है, तो क्या होगा, क्या होगा, सिंपल चीज़ है, एंजाइम क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब एंजाइम जब इंड्यूस हो जाएगा तो पैरासीटामोल क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म आसानी से हो जाएगा। मीन्स इन टर्म ऑफ, अगर वो 10 मिनट काम कर रहा था, 10 मिनट काम कर रहा था आपके बॉडी में, वो घट जाएगा, वो 5 मिनट में निकल जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट कम कर पाएगा। तो दैट्स द थिंग, ओके। Now we talk about the first pass metabolism that I have covered in previous lecture, that you know that first pass metabolism. सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हमने बताया था कि ओरली कोई व्यक्ति ड्रग ले रहा है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में पोर्टल वेन मिल रहा है आपको, है ना, तो पोर्टल वेन के थ्रू ये फर्दर जाके लीवर में चला जा रहा है, लीवर में जाके क्या हो जा रहा है, इसका वायबिलिटी घट जा रहा है ना, क्योंकि पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जब जा रहा है, लीवर में जाने के साथ साथ क्या हो जा रहा है, अल्टीमेटली ये मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है इसका, ड्रग का। तो इसके चलते लो वायबिलिटी दिखाई देता है हमको, है ना। इट्स a pre-systematic metabolism refer to the rapid metabolic clearance and an orally administered drug by the gut wall and liver enzyme before the reaches to the systemic circulation. So that's very easy, you know that. And this pre-systemic extraction can significantly reduce the viability, है ना। सो रिक्वायरिंग ऑल्टरेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, तो ओरल के अलावा उस ड्रग का, जिस ड्रग का मेनली ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसका क्या, ओरल के अलावा किसी और रूट, ऑल्टरनेटिव रूट देखा जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, नाइट्रोग्लिसरीन का दिया था, आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, वीपी सिंह इज़ नॉट ए पॉपुलर पीएम। जस्ट ऐसे ही आपको बनाना है सारा चीज़, नॉट ए पॉपुलर पीएम। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पीएम। तो ऐसे करके आपको जैसे वेरापामिल दिखाई दे रहा है, प्रोपानोल दिखाई दे रहा है, सल्ब्यूटामोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे करके आपको सारा चीज़ें ना याद रखना है, ठीक है। सो दैट्स इट ऑल। अब देखो, सबलिंगुअल ड्रग एडमिनिस्ट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन बाईपास इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आप सबलिंगुअली आप जब दे रहे हो, ठीक है ना, इस बाईपास इज द मेटाबॉलिज्म बाय एब्जॉर्बिंग द ड्रग डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर वेना कवा। अब सुपीरियर वेना कवा में डायरेक्टली जाके क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है थ्रू द सुपीरियर वेना कवा, है ना, एंड डिलीवरिंग द स्ट्रेट टू द हार्ट एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसलिए इसको लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं हम, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। सो नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम।
सो आप देखोगे नाइट्रोग्लिसरीन, लिडोकेन आपको दिखाई दे रहा, आपको दिखाई देगा प्रोपानोल, मॉर्फिन, आपको दिखाई देगा आइसोप्रिनालिन। सो दोज आर ऑल आर द ड्रग, दोज आर मेनली एग्जाम्पल मैंने दे रखा है पहले से ही, पिछले वीडियो में भी दिया है, इस वीडियो में दो चार और दे दिया मैंने। तो आप देखोगे यहाँ पर फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म का रेशियो आप बताओ, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोग्लिसरीन में, तो इसलिए इसको ऑल्टरनेटिव रूट हमने देख लिया। उससे थोड़ा कम होता है लेकिन हाई है फिर भी। देखो आप लिडोकेन में, लिडोकेन में दिखाई देगा आपको, आपको प्रोपानोल में दिखाई देगा आपको, आपको मॉर्फिन में दिखाई देगा आपको, और एक्सट्रीमली हाई और भी है आइसोप्रिनालिन में, है ना। अब ऑल्टरनेटिव वे की बात करें, इसमें बाद में आते हैं, ओरल वायबिलिटी में बाद में आते हैं। ऑल्टरनेटिव क्लिनिकल रूट की बात करा जाए तो वो ऑल्टरनेटिव क्लिनिकल वे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबलिंगुअल टैबलेट देख रहे हो आप, इसका मिल जाएगा आपको। अब लिडोकेन का आईवी इंजेक्शन आपको मिल जाएगा डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में देने के लिए। प्रोपानोल, प्रोपानोल ओरल विथ एडजस्टेड हाई डोजेस और आईवी दिया जाता है। अगर ओरली दे भी दे रहे हैं तो कम नहीं देंगे, कम डोज नहीं देंगे, ठीक है, इसको हाई डोज में दिया जाएगा। मॉर्फिन की बात किया जाए, मॉर्फिन आईएम इंट्रामस्कुलर दे रहा है, आईवी दे रहा है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहा है। आइसोप्रिनालिन की बात करें, आईवी इन्फ्यूशन इनहेलेशन दे रहा है। तो यही है कि हम इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। कैसे ओवरकम कर रहे हैं आप देख सकते हो। तो फर्दर इफ यू टॉक अबाउट दैट ओरल वायबिलिटी, इसका ओरल वायबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा पोर देखो आप नाइट्रोग्लिसरीन का, है ना। नाइट्रोग्लिसरीन के बहुत ज़्यादा पोर है। आइसोप्रिनालिन का एक्सट्रीमली हाई मैंने बताया था फर्स्ट पास। तो आप देखो इसका ओरल वायबिलिटी घट जा रहा है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा, है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, वायबिलिटी घट जाएगा, वायबिलिटी घट जाएगा, है ना। वायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन का वायबिलिटी आप देख सकते हो हाई वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल होता है चीज़ें। और प्रोपानोल की बात किया जाए, अप्रॉक्सी 50% और 25%, एंड इफ यू टॉक अबाउट लिडोकेन 30% विल बी देयर। So like this way, you just have to summarize all the thing. Now we are go for the summary and key takeaways from today's session. So we are mainly completed the section distribution. We are mainly started the session. You know that drug metabolism. So we talked about the biotransformation process. We talk about phase one, phase two reaction. So इसके बारे में हम एक वीडियो लाएंगे फर्दर, है ना। और क्लिनिकल आउटकम की बात करें, क्लिनिकल आउटकम में भी हमने थोड़ा बहुत इंड्यूसर और इनहिबिटर की बात करें, इसका भी मैं प्रॉपर चार्ट बना के दूंगा वीडियो में। सो एक वीडियो आएगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फेज़ वन फेज़ टू में कितने सारे रिएक्शन हैं, और फेज़ वन फेज़ टू में जितने भी सारे रिएक्शन हैं उस रिएक्शन में आपका कौन सा ड्रग इन्वॉल्व है। लाइक दिस मैं एंजाइम इनहिबिटर और जो इंड्यूसर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, तो उसका भी मैं अलग से चार्ट बना के दूंगा आपको। एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये सारा चीज़ कवर कर लिया, बीडी कवर कर लिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया, हाई बाउंड ड्रग एट हाई रिस्क डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन बता दिया हमने। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू टू ऑल, होप यू ऑल enjoyed this session. Okay, so let's see if you are enjoying this session. So you should like, comment and subscribe our channel. Another thing, I just have a promise to you all that we will launch a course for mainly the competitive exam GPAT, NIPA, and further we talk about IIT BHU. So for this exam we will launch it. We are looking for this. So interested person, please contact us. You can join us through this WhatsApp number. So 7029286009. So you can join the course. Just a little bit ping we are expecting from you. So thank you for today's session. Let's see. So what you have to do,
clearly I am just want to say that revise all the things because revision is the key, है ना। तो रिवाइज जितना करोगे उतना चीज़ें याद रह जाएगा। और रिवाइज का मतलब ये नहीं होता आप चीज़ें रटने लग जाओ, आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा, राइट वेल, है ना। जितना हो सके चीज़ों को आप लिखो, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद साथ साथ ही आप लिखो, एकदम लिखना स्टार्ट करो, फिर जाके चीज़ें ना आपको एकदम याद रहेगा। और उसी चीज़ों का क्या करना है आपको फर्दर जाके, अगर देखा जाए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो। सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो या फिर कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके। एंड इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ जो एकेडमिक्स के लिए बात करते हो, नॉर्मली जो बैचलर के बच्चे हो, बी फार्म, सो बी फार्म में जो सारे पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई बहनों, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जस्ट अगर क्वेश्चन आपको चाहिए होगा तो आप सेपरेटली लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो। और कोई भी क्वेरी रह गया इस सेशन के रिगार्डिंग या फिर कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमने अभी आपको प्रोवाइड किया हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी आपको रह जा रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट करना है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट।